हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस सेशन ऑफ कंजंक्शन। और प्रीवियस वीडियो का जो पेंडिंग पार्ट है हमारा एज इफ और एज दो के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और बात तो कुछ हुई थी, रियल टेंस और अनरियल टेंस के बारे में बात की हम लोगों ने। और मैंने कहा कि ये रेफरेंस जो है डिक्शनरी से लिया गया है, डिक्शनरी जो कि ऑथेंटिक डिक्शनरीज है वहां से लिया गया है। तो आप इसकी ऑथेंटिसिटी पर कोई डाउट रेज नहीं करेंगे, ठीक है। और इस चीज को मैं प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से और कंपटीशन के एस्पेक्ट, दोनों एस्पेक्ट से मैं आपको इसको दिखाऊंगा। ऐसा नहीं है कि मतलब मैं केवल आपको थ्योरी चला जाऊंगा और आप अपने आप देखते रहिए, नहीं, हम इसका प्रैक्टिकल सोल्यूशन भी निकालेंगे कि आखिर आपको डिसीजन क्या लेना है, ठीक है। नाउ कमिंग टू दिस एज इफ एज दो, नॉर्मली जो हम लोगों ने कंडीशनल सेंटेंस के इम्प्रोबेबल कंडीशन के साथ में इसको डिस्कस किया, वो ये था कि ये अनरियल, इम्प्रोबेबल और इमेजिनरी सिचुएशन को दिखाते हैं। एक ऐसी स्थिति जो अनरियल है और जिसके इम्प्रोबेबल का मतलब क्या था, इम्प्रोबेबल सिंपली मींस कि इसके फुलफिल होने के चांसेस जो है ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हैं। ये ऑलमोस्ट मतलब इम्पॉसिबल को वैसे मॉडिफाई तो नहीं करते, लेकिन ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, ठीक है। एंड साथ ही साथ ये एक ऐसी सिचुएशन को भी दिखा सकते हैं जो शायद सही ना हो लेकिन हो सकता है सही हो। मतलब जिसके जो अनरियल नहीं है, जिसके सही होने के चांसेस थोड़े कम हैं लेकिन सही हो सकती है, तो ये कराती है रियल सिचुएशन। तो अब हम जो दो टर्म्स यूज करेंगे वो करेंगे अनरियल सिचुएशन और रियल सिचुएशन, बस। अनरियल और रियल, और थियोरेटिकली हम लोगों ने लिखा हुआ है यहाँ पे इम्प्रोबेबल और इमेजिनरी सिचुएशन, तो इसका भी हम डिस्कशन कर ही लेते हैं। और इस केस में हम लोग जो है पास्ट सब्जेंटिव का यूज करते हैं और यहाँ पर पास्ट परफेक्ट सब्जेंटिव का भी यूज किया जाता है, उसको भी हमें देखना होगा। एंड सिमिलरली अनरियल, ये तो अनरियल सिचुएशन हो गया हमारा कि अगर मैं एक राजा होता, अगर मैं प्रधानमंत्री होता, अगर मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी होता, अनरियल सिचुएशन से इमेजिनरी है। लेकिन रियल सिचुएशंस में हम लोग रियल टेंस का यूज करेंगे, मतलब ये टेंस कंसिस्टेंसी में चला जाएगा, ये टेंस कंसिस्टेंसी में नहीं जाएगा। और हमारे पास पास्ट सब्जेंटिव है और हमारे पास पास्ट परफेक्ट सब्जेंटिव है। तो लेट्स हैव अ ब्रीफ रिव्यू ऑफ प्रेजेंट सब्जेंटिव, past subjunctive and past perfect subjunctive before we discuss the concept of as if as though, ठीक है। तो प्रेजेंट सब्जेंटिव होता है, सब्जेंटिव भी तीन टाइम में आता है, प्रेजेंट सब्जेंटिव, पास्ट सब्जेंटिव एंड पास्ट परफेक्ट सब्जेंटिव, ठीक है। नाउ प्रेजेंट सब्जेंटिव एक्चुअली कंपटीशन का एक ऐसा पार्ट है जो सबसे ज्यादा तकलीफ दे सकता है आपको, इररेस्पेक्टिव ऑफ द टाइम दैट यू स्पेंड स्टडीइंग टेंस एंड सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट। अगर आपने सब्जेंटिव मूड नहीं पढ़ा, अगर आपने इन्वर्जन नहीं पढ़ा, तो फिर आपके दोनों टॉपिक्स में आपको प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि पेपर सेटर इनका काफी यूज करता है कंपटीशन में एरर फॉर्म करने के लिए। और प्रेजेंट सब्जेंटिव को जो हमने पढ़ा, ये हमने सब्जेंटिव मूड में डिस्कस किया हुआ है, और रेफर टू पेज नंबर 1 and 2 ऑफ सब्जेंटिव मूड नोट्स। और ये प्रेजेंट सब्जेंटिव जो है एक बेड इंफिनिटिव के द्वारा दिखाया जाता है, और जैसा कि ये आवश्यक है कि रवि यहां प्रतिदिन आए। तो अगर आप इस सेंटेंस को देखते हैं तो, और एक नॉर्मल स्टूडेंट को दिखाते हैं जिसने अभी कंपटीशन के समुद्र में अभी जो है छलांग नहीं लगाई है, वो कहेगा सर यहाँ पर सब्जेक्ट और एग्रीमेंट इनकरेक्ट है। अगर मैं यहां लिखता हूं इट वॉज, तो आप टेंस में आएंगे और कहेंगे सर यहाँ पर एक तो प्रॉब्लम एसबीए की हमको दिखाई पड़ रही है, दूसरा प्रॉब्लम सर हमको टेंस की दिखाई पड़ रही है, ठीक है, जबकि यहां पर ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बोथ द सेंटेंसेज आर करेक्ट। तो ये जरूरी है कि रवि यहां आए, ये जरूरी था कि रवि यहां प्रतिदिन आए, ये नहीं कि ये प्रतिदिन आया था या प्रतिदिन आता है, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा प्रेजेंट सब्जेंटिव है। और आगे के सेशंस में हम लोग कंजंक्शन दैट के बारे में बात करने जा रहे हैं, और जब कंजंक्शन दैट की बात आती है तो डेफिनेटली हमारे पास सब्जेक्ट और एलिमेंट का एक टॉपिक रूल आता है, जहां पे मैंने आपको बताया था नाउन प्रेप नाउन सिखाया मैंने आपको, आई थिंक रूल नंबर 19 है ये, रूल नंबर 19 है सब्जेक्ट और एलिमेंट का। और जहां पर मैंने बोला कि बेटा मेरे कहने से मान लीजिए कि ये दैट जो है रिलेटिव प्रोनाउन ना होके एक कंजंक्शन है, और क्योंकि ये कंजंक्शन है तो आगे क्लॉज लेगा, ये मैंने बोला, ये रूल नंबर 19 है सब्जेक्ट और एग्रीमेंट का। और आप एसबीए के नोट्स को भी रेफर कर सकते हैं अभी, और वहां पर क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा तो आप पाएंगे कि दैट के आगे क्लॉज है। और यहां पर भी जो दैट का जो हिंदी मीनिंग आ रहा है कि, यह आवश्यक है कि, यह आवश्यक था कि, तो जब ये दैट और दैट एक कंजंक्शन है, और
एनी अदर कंजंक्शन जो कि डिपेंडेंट क्लॉज फॉर्म करते हैं, ये भी क्लॉज लेता है। तो रूल नंबर 19 में यहां पर इसके बारे में काफी डिस्कशन हुआ। लेकिन जब आप आते हैं सब्जेंटिव मूड में, तो सब्जेंटिव मूड ना तो एसबीए में पार्टिसिपेट करता है और ना ही टेंस से पार्टिसिपेट करता है, क्योंकि सब्जेंटिव मूड एक सिचुएशन जो है इट इज बियॉन्ड टाइम, ये टाइम से आगे है। तो सर टाइम से आगे क्या, ये काल भुषुंडी है जो टाइम के आगे जाके चीजों को देख लेता है। अगर आप हिंदू लिटरेचर में, हिंदू जो लिटरेचर है और आप जो रिलीजन है वहां पे काकभूषुंडी जी के बारे में बात करेंगे तो वो समय से परे है। तो सब्जेंटिव मूड भी जो है हमारा समय से परे है और ये एसबी और टेंस के चक्कर में पड़ता नहीं है, ये नॉर्मल बेयर इन्फिनिटिव का यूज करता है। टू कंक्लूड दिस टॉपिक, दिस पॉइंट, प्रेजेंट सब्जेंटिव में हम लोग जो है बेयर इन्फिनिटिव का यूज करते हैं। और बेयर इन्फिनिटिव क्या है, ये एक नॉन फाइनाइट वर्ब है और नॉन फाइनाइट वर्ब अपने सब्जेक्ट से एग्री नहीं करती, अपने टेंस के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होती, फुल स्टॉप। ठीक है, और इस चीज को ध्यान रखना पड़ेगा अगर आप एक सीरियस एस्पिरेंट है, और ये आपको बहुत याद रखना पड़ेगा अगर कहीं आप रैंकिंग के लिए फाइट कर रहे हैं। अगर आप रैंकिंग के लिए फाइट कर रहे हैं तो डेफिनेटली ये आपका ब्रेड एंड बटर बन जाएगा, बहुत एसेंशियल चीज आपके लिए होगी। नाउ प्रीवियस वीडियो में मैंने विश के साथ दिखाया, इफ ओनली वाले केस में दिखाया मैंने आपको आपके विश के साथ ये आता है, और प्रेजेंट विश, पास्ट विश और फ्यूचर विश। नाउ दो चीज देखिएगा, हमारे पास सब्जेंटिव कितने हैं, सब्जेंटिव की बात जब हम करते हैं 3 है। प्रेजेंट सब्जेंटिव है, पास्ट सब्जेंटिव है, पास्ट सब्जेंटिव एंड पास्ट परफेक्ट सब्जेंटिव है। प्रेजेंट सब्जेंटिव का यूज जो है ये आवश्यक है, जरूरी है, ये आवश्यक, ये नेसेसरी है, ये इंपेरेटिव है। हम चाहते हैं कि रवि जाए, हम चाहते हैं रवि जाता है नहीं, हम चाहते हैं, कुछ वर्ब्स के साथ में और कुछ एडजेक्टिव के साथ में इसका यूज किया जाता है। और प्राइमरली जो हमने फोकस किया है अपने सब्जेंटिव मूड के वीडियो में वो प्रेजेंट सब्जेंटिव को लेकर किया है। वहां पर बहुत ज्यादा मैंने डिटेल में डिस्कस नहीं किया पास्ट सब्जेंटिव को और पास्ट परफेक्ट सब्जेंटिव को, क्योंकि फिर वो वही समय होता है कि जब आपने टेंस पढ़ा होता है और फिर आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो सकते हैं। लेकिन अब काफी समय निकल चुका होगा टेंस पढ़े हुए और आप उस चीज को प्रॉपर्ली एब्जॉर्ब कर चुके हैं, तो अब चीज है कि हम रियलिटी भी देख लें यहाँ पे। और ये वीडियो भी आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग होने जा रहा है अगर आप इसमें से कुछ टेक अवे लेना चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं यहाँ से भाई कुछ लेके जाए, हमने इतना टाइम स्पेंड किया इस वीडियो में, हमने पैसा खर्च किया, तो कुछ आपको मिलेगा तो जरूर। तो प्रेजेंट सब्जेंटिव को हम यही एंड कर रहे हैं। अब हम आते हैं विश वाले केस में, और मैंने बताया कि प्रेजेंट विश होती है, पास्ट विश होती है, फ्यूचर विश होती है। प्रेजेंट और ये रेफर टू ओनली जो कि प्रीवियस वीडियो में है, और पेज नंबर 7 और 6 जो है आपका जो मॉडल्स है वहां पर आप इसे चेक कर सकते हैं। ये एग्जांपल्स वहां से लिए गए हैं। ठीक है, आप प्रेजेंट विश को शो करने के लिए हम लगाते हैं पास्ट इन प्लूरल, और पास्ट विश को दिखाने के लिए लगाते हैं पास्ट परफेक्ट, और जैसा कि मैंने समझाया फ्यूचर विश के लिए हम वुड या कुड के साथ जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। ठीक है, नाउ आई विश आई वर रिच, आई विश वी बुक्ड एन एसी कार। ठीक है ना, ये प्रेजेंट विश है, दिखा पास्ट रहा है, और ये पास्ट सब्जेंटिव है, पास्ट सब्जेंटिव है। और पास्ट विश के लिए क्या लगाते हैं, पास्ट परफेक्ट। यार बहुत गर्म था कल, काश हमने यार एक एसी कार बुक करी होती, कभी नहीं। मैंने बताया ना पास्ट परफेक्ट जो यहाँ पे आता है पास्ट सब्जेंटिव में, ऐसे एक्शन को दिखाता है कि हुआ नहीं, बस हमारी कल्पना है, ये हुआ होता है, ये ना हुआ होता। जब हम कहते हैं ना हुआ होता तो हो जाता है, जब हम कहते हैं हुआ होता तो ये नहीं होता है। तो इस सेंटेंस को देखिएगा, इट वॉज वेरी हॉट यस्टरडे, कल बहुत गर्मी थी, काश यार हम लोगों ने एक एसी कार बुक करी होती, करी नहीं है। और फ्यूचर विश, इट इज लाइकली टू बी हॉट टुमारो, कल बहुत गर्म होने के चांसेस हैं। आई विश वी वुड बुक एंड, काश यार हम एक एसी कार बुक करें, तो ये फ्यूचर विश को दिखाता है। ठीक है, इस एस्पेक्ट को अगर आप क्लियर हो चुके हैं, क्योंकि यही पार्ट है जो थोड़ा सा स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करता है, और जब जब डिफिकल्टी आती है तब तब आपको और अलर्ट होना चाहिए। ठीक है ना, to denote a present wish we use past subjunctive, to denote a past wish we use past perfect subjunctive, जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा यहां पर, और हमने यही चीज देखी है only if के केस में, जो कि I wish का सेंस देता है। तो ये वाला पार्ट आपको क्लियर हो गया। ठीक है, अब हम आते हैं अपने as if और as though को लौट कर, और अब बात करते हैं प्रैक्टिकलिटीज की। प्रैक्टिकलिटी की जब हम बात करेंगे तो बात आएगी कि सर कंपटीशन में सर आप तो यहाँ पे बोल के गाना गा के चले जाओगे और हम फंस जाएंगे प्रॉब्लम में। एक अच्छा खासा हमने रूल याद कर लिया था सर, एज इफ और एज दो के बाद वर्ब जो आती है वो अगर बी फॉर्म है तो वर्ब लगा देते हैं सर, और मेन वर्ब आती है बी2 लगाते हैं सर। आसान सा जीवन चल रहा था हमारा, आपको पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो गई कि आप ये नई नई चीजें लेकर आते रहते हो।
मैं नई चीजें लेकर नहीं आता, नई चीजें तो कंपटीशन में आ रही हैं, अभी तक शायद आप लोगों ने उनको उस एंगल से देखा नहीं है, तो उस एंगल से जब देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नाउ ही लुक्स एज इफ ही न्यू द सीक्रेट। तो अगर आप इस सेंटेंस को देखें, एज इफ के बाद जो वर्ब पास्ट में आई है, और यहां पर देखेंगे जो लास्ट सेंटेंस है हमारा, ही लुक्स एज इफ ही नोज द सीक्रेट। तो कल अगर ये सेंटेंस आता है तो आप कहेंगे ये तो हमने हमारा किया और रूल है ये, एज इफ के बाद जो वर्ब आती है पास्ट सिंपल आती है, और यहां पर जो है ये पास्ट परफेक्ट में आई हुई है। ठीक है ना। फर्स्ट सेंटेंस और थर्ड सेंटेंस पे जरा ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट सेंटेंस का मतलब है अनरियल सिचुएशन ऑफ द प्रेजेंट, और ये जो लास्ट है इसको छोड़िएगा, और ये है रियल सिचुएशन ऑफ द प्रेजेंट। इसको बाद में देखेंगे, डिस्कस करेंगे बाद में, लेकिन एक बार चेक कर सकते हैं। ही लुक्ड एज इफ ही हैड नोन द सीक्रेट, ऐसा दिख रहा था कि वह रहस्य जानता था। और अगर यहाँ पे पास्ट परफेक्ट लगा हुआ है, पास्ट परफेक्ट लगा हुआ है, तो ये पास्ट की अनरियल सिचुएशन है। पास्ट परफेक्ट तो दिखाते ही पास्ट की अनरियल सिचुएशन है। ठीक है ना। नाउ मैं समझाता हूं इस सेंटेंस का मतलब क्या है। वह आभास देता है, ऐसा प्रतीत होता है कि वह रहस्य जानता है, लेकिन वह शायद नहीं जानता, या हम नहीं जानते कि जानता है नहीं जानता। लेकिन अगर आप इसमें आ जाएं, इस वाले में, वह रहस्य जानता है, ये रियल सिचुएशन है, दिखता है ऐसा रहस्य जानता है, और जानता है वो, मतलब चांसेस है जानता है वो, लेकिन इसमें नहीं जानता, या हमें नहीं पता, या हमें लगता ही नहीं कुछ, तो बड़ा कंफ्यूजन सा क्रिएट होता है। उसने आभास दिया था कि वह ऐसे जानता था, लेकिन वह शायद नहीं जानता था, या हम नहीं जानते थे कि वह जानता था या नहीं जानता था। ट्विस्टर हो गया पूरा अच्छा खासा। चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को, उसने आभास दिया था, जानता था, हम नहीं जानते थे, हम जानते थे नहीं जानता था, या हम नहीं जानते थे वो जानता था। आपको लगेगा क्या अजीब सा रेगम रोल बना दिया ये। टू कंक्लूड, अगर आप रियल टेंस लगा रहे हैं तो ये एक रियल सिचुएशन है। अगर आप अनरियल टेंस, जो कि पास्ट सब्जेक्टिव है, जो हमने फर्स्ट में लगा रखा है, वो अनरियल है, वो नहीं जानता था। और अगर वो पास्ट परफेक्ट है तो नहीं जानता था। ठीक है ना। ये दो सेंटेंस है, ही सीम्ड एज इफ ही हैडंट स्लेप्ट फॉर डेज, और ये प्रेजेंट है। एज इफ के बाद यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट का यूज किया गया है। ठीक है ना। ये अनरियल सिचुएशन ऑफ पास्ट है, और ये रियल सिचुएशन ऑफ द प्रेजेंट है। तो अब आपका रूल जो है टॉस के लिए चला गया, विराट कोहली ने छक्का मार दिया इस बॉल पे और ये गायब हो गया। तो यहां पे क्या आएगा, ऐसा लगता है जैसे कई दिन से सोया नहीं है। ठीक है। और यहां पर वो कई दिन से ऐसा लगता नहीं है, कुछ भी नहीं है, यहां पे नहीं है, सीन्स में कई दिन से सोया नहीं है भाई, वह कई दिन से नहीं सोया है। तो ये डिफरेंस है। एक्चुअल प्रॉब्लम जो एज ए स्टूडेंट आपको आ रही होगी, वो आ रही होगी हम यहाँ पे कैसे क्या काम करेंगे, उसका भी सोल्यूशन मेरे पास है। पहले हम देखते हैं ओमिशन ऑफ वर्ड्स। ओमिशन ऑफ वर्ड्स सर आप पहले पढ़ा चुके हैं। ये ओमिशन ऑफ वर्ड्स कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस और कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन के साथ में बहुत कॉमन फिनोमेनन है। लेकिन जब बात आती है डिपेंडेंट क्लॉज बनाने वाले कंजंक्शंस की, जिनको हम सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहते हैं, कुछ कंजंक्शन के केसेज में ये एप्लीकेबल है, और इस पे हम बात करते हैं। लेकिन साथ ही एज इफ और एज दो के केस में भी एप्लीकेबल है। यहां लिखा हुआ है टू इन्फिनेटिव या प्रीपोजिशन फ्रेज या एडजेक्टिव फ्रेज, मतलब इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो चीजें हम लोगों ने सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के साथ में ओमिशन ऑफ वर्ड्स में देखी, जो ऑल्दो के साथ देखा, अनलेस के साथ देखा, व्हेन के साथ देखा, व्हाइल के साथ देखा, अनटिल के साथ देखा, वो सारी कंडीशंस यहाँ पे एप्लीकेबल हैं। और मैं आपको रियल सेंटेंस दिखाऊंगा आपको, जो क्वेश्चन कंपटीशन में आए हुए हैं आपके, तभी आप समझेंगे कि हाँ सर ये होता है, और हम सही तरीके से चीज को डिस्कस कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। ठीक है। जैसा शी मूव्ड हर लिप्स एज इफ टू स्माइल। ठीक। यहां पे टू इन्फिनिटिव, अब सर देखिए एज इफ के बाद कोई पास्ट इंप्लूरल नहीं है, कोई वर्ब नहीं है, ये प्रीपोजिशन पे आ चुका है। दे वर शाउटिंग एज दो इन पैनिक। तो यहां पे आपको जो है दे वर शाउटिंग एज दो दे हैड बीन इन पैनिक या दे वर इन पैनिक, तो सेम नाउन प्रोनाउन है और बी फॉर्म है, तो हमने उसे ऑमिट किया हुआ है। तो कहने का मतलब ये है एज इफ और एज दो के साथ जो हमारा फंडा है, जो हमारा कॉन्सेप्ट है कि सबऑर्डिनेट कंजंक्शन के साथ हम जो है वर्ड्स को ओमिट करते हैं, वो एज इफ और एज दो के साथ अप्लाई होता है। ठीक है ना। अब इन चीजों को देखने के लिए कि मतलब जो हमने पढ़ा, बहुत ज्यादा आपको हेडेक लेने की जरूरत नहीं है कि सर ये तो बड़ा कंफ्यूजिंग है। कंफ्यूजिंग तो जिंदगी है, ग्रामर की बात क्या है, हर चीज कंफ्यूजिंग है। ठीक है ना। अब मैंने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं जो आपके प्रीवियस एग्जाम से लिए गए हैं, और उनको हम जरा एक नजर देखेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। शी प्रिटेंड्स एज इफ शी हैज नेवर इन हर लाइफ टोल्ड अ लाई, इजंट इट।
तो आप जैसे इस क्वेश्चन को देखते हैं आपको दिखाई पड़ जाएगा एज इफ, और एज इफ आपको दिखाई जैसे ही पड़ेगा आप जंप करेंगे और आप एरर मार्क करने की यहां पर कुछ कोशिश करेंगे। ये तो नेवर इन हर लाइफ इसने एडवर्ब लगा के दूर किया हुआ है और ये करेंगे। अब अगर आप टेंस चेंज करने गए तो आप हैड टू कर सकते हैं, पास्ट परफेक्ट सब्जेक्टिव लगाने की कोशिश करेंगे, लेकिन अगर आप ध्यान दें तो यहां पर एक क्वेश्चन टैग का भी इशू है। वह ऐसे बहाना करती है मानो कि जिंदगी में कभी उसने झूठ नहीं बोला, नहीं करती है क्या? तो एक्चुअली यहां पे जो पार्ट में प्रॉब्लम है वो पार्ट पास्ट इंप्रूव लगाने की कोई जरूरत नहीं है, पास्ट परफेक्ट सब्जेक्टिव लगाने की भी कोई जरूरत नहीं है। आपको कैलकाटा में जाना है और डजंट शी कर देना है, यहाँ पे क्वेश्चन टैग है। तो अगली बार अगर कोई टीचर आपको बार बार चिल्ला के बोल रहा है कि एज इफ और एज दो के बाद हमेशा जो वर्ब आती है पास्ट इंप्रूव में आती है बच्चों, तो आप उसको एक क्वेश्चन जरूर दीजिएगा, सर इसमें हम क्या करें? तो बताएगा नहीं ये क्वेश्चन गलत है, ये जो एसएससी सीजीएल ने जो क्वेश्चन दिया गलत दिया है। हर बार मैं ये मानता हूं कि 2-3 क्वेश्चंस में गलतियां होती हैं, लेकिन आप इस चीज को जनरलाइज कर देंगे कि हर क्वेश्चन में गलती होती है क्योंकि आपको नहीं आता, ये तो सही बात नहीं है। आप इस तरीके से तो स्टूडेंट्स को मिसलीड कर रहे हैं। पहला केस हमारे पास आया, दूसरे केस में चलते हैं। द सी लुक्स एज इफ इट हैज बीन एजिटेटेड बाय अ स्टॉर्म। नाउ यहां पर अनबायस्ड रहिए। समुद्र को देख के ऐसा लगता है कि भाई ये बहुत एजिटेटेड है, मतलब गुस्सा हो गया है, गुस्सा मतलब बहुत तूफान आया हुआ है, ऐसा लग रहा है, ठीक है ना। नाउ इस सेंटेंस में जो अब हैज बीन रियल टेंस लगा सकते हैं, ऐसा सही हो सकता है, और लेकिन जो बुक्स में आंसर दिया गया वो मैंने लिखा हुआ वर लिखा हुआ है। लेकिन एक आपकी बहुत वेबसाइट है जो स्टूडेंट्स मतलब पढ़ते हैं, क्योंकि मैं ऑनलाइन बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट नहीं हूं, मैं बहुत कम रिसोर्सेज के साथ काम करता हूं और मेरे पास कोई टीम नहीं है, मेरे पास एक ही टीम है जो आपके सामने खड़ी हुई है, वही मैं सब काम कर रहा हूं। ये मैं जो वीडियो बना रहा हूं अकेला हूं यहाँ पे, मेरे पास कोई टीम नहीं है। टेक्स्ट बुक आपकी एक वेबसाइट है जिसमें आप काफी जैसे बच्चे लेके आते हैं क्वेश्चन, उन्होंने ये क्वेश्चन दिया। अब जब उन्होंने क्वेश्चन दिया आप जाके से चेक कर सकते हैं इस वेबसाइट पे जाके, क्योंकि मुझे थोड़ा सा ऑथेंटिक तो दिखाना पड़ेगा भाई अपने आप को, और ऑथेंटिक दिखाने के लिए हम खुश हैं या दुखी हैं ये देखने के लिए हमें अपने आसपास के लोगों को देखना चाहिए, खुद को नहीं देखना चाहिए। कभी भी आप इवेल्युएट नहीं कर सकते। आज इंडिया में स्थिति खराब है ये देखने के लिए एक बार जरूर देखिए कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान में स्थिति क्या है, यूरोप में स्थिति क्या है, तो आप कह सकते हैं हाँ हम खुश हैं हम दुखी हैं। तो वहां पे उन्होंने क्या किया है, इसका आंसर इन्होंने कर दिया है लाइक के स्थान पर एज इफ कर दीजिए। इसका मतलब यह है कि और सिंपल सोचो यार, समुद्र को देख के पता लग जाएगा आपको, समुद्र दिखावा नहीं करेगा, समुद्र कल्पना नहीं करेगा, समुद्र भाई ये कर देगा, दिखाई पड़ जाएगा कि तूफान आ रहा है नहीं आ रहा है। ऐसा लगता है समुद्र तूफान आ रहा है तो सामने देख लो ना तो तूफान आ रहा है नहीं आ रहा है। तो एज पर ये भी नहीं कर पाए, जो कि बड़ा भाई अब मैं तो इनके आगे बहुत छोटी एंटिटी हूँ, ये बहुत लोग बड़े एंटिटी हैं, बड़े हाईली क्वालिफाइड टीचर्स हैं यहाँ पे जो ऐसी लैंग्वेज में आपको समझाएंगे कि आपको समझ में तो खैर क्या ही आएगा, ठीक है, लेकिन समझाएंगे लैंग्वेज ऐसी होगी कि आप मान जाओगे यार इतना इंग्लिश में लिखा हुआ तो सही लिखा हुआ। इससे नहीं, जब तक के दिमाग के बिल्कुल लास्ट कोने तक इंफॉर्मेशन ना चली जाए तब तक उस इंफॉर्मेशन का कोई फायदा है नहीं। सेम क्वेश्चन है, आप देखिए मैंने देखा कि मैंने चेक करता हूँ कि भाई क्या है ये, मैं अपने स्टूडेंट को क्या जानकारी दूं। तो ठीक है लोगों ने आंसर दे दिया, लेकिन ये ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस है, ये सेकंड सेंटेंस दिया गया है। ये भी केवल ये नहीं कर पाए कि हैज बीन को हैड बीन करना है, ये बस एज इफ ही कर पाए कि लाइक लगा दिया इन्होंने यहाँ पे। करें क्या, क्योंकि एरर तो 2 दे दिया, एसएससी ने एरर दे दिया, सेकंड एरर दे दिया। अब लेकिन क्योंकि आप भी मानेंगे कि वहां पे भी जो एक्सपर्ट्स बैठे हैं डेफिनेटली वो एक्सपर्ट्स हैं, वो रेस्पेक्टेड है, मैं ये नहीं कहूंगा कि मतलब मैं ऐसा कहूंगा, तो वो भी कर नहीं पाए क्योंकि गलत तो नहीं लगा उन्हें ये भी। ठीक है आगे बढ़िएगा, और ये समुद्र को देख के दिखाई पड़ सकता है। और आगे चलते हैं क्वेश्चंस में। ही वॉक्स एज इफ द अर्थ बिलोंग्स टू हिम। अब ये एक अनरियल सिचुएशन है कि दुनिया उसकी है, दुनिया किसी की नहीं हो सकती। समुद्र में तूफान आना दिखाई पड़ सकता है कि समुद्र में तूफान आ रहा है नहीं आ रहा पता कर लो भाई, ठीक है, लेकिन कोई व्यक्ति ऐसे चल रहा है कि मानो दुनिया उसके बाप की है, तो दुनिया तो बेटा आज की डेट में जो दुनिया का नंबर 1 आदमी, दुनिया उसकी भी नहीं है, क्योंकि वो अपनी वेल्थ से कुछ पार्ट पे तो कवर कर सकता है, पर दुनिया को तो कोई भी व्यक्ति खरीद नहीं सकता। ठीक,
तो यहां पे ये अनरियल सिचुएशन है, यहां पर हम जो लगाएंगे पास्ट एंड प्लूरल लगाएंगे। तो सेकंड क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन से आपको आइडिया मिलना शुरू हो जाएगा कि कहानी क्या हो रही है। फर्स्ट क्वेश्चन में एज इफ के बाद पास्ट एंड प्लूरल का प्रयोग नहीं किया गया था। फर्स्ट कंडीशन में एज इफ के बाद आया ना प्रेजेंट परफेक्ट, एज इफ के बाद आया प्रेजेंट परफेक्ट, देखिए तो सेकंड में भी प्रेजेंट परफेक्ट लगाया जा सकता है। तो जस्टिफाई कर सकते हैं इस क्वेश्चन को कि नो एरर होगा, और इसके लिए हम क्वेश्चन नंबर 1 को जो है यूज करेंगे। इसे बहाना करती है, यहां पे भी क्या रहा है, समुद्र दिख रहा है, इसके तो रियल होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। ऐसा नहीं है मैं हवा में बातें कर रहा हूं, और टेक्स्ट बुक में भी आपको टेक्स्ट बुक में भी दिया है, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं इसको बहुत हाई रिगार्ड्स करता हूं इसका, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत गलतियां हैं यहाँ पे भी, या फिर एक्सप्लेनेशन जो है बस वो आंसर दे दिया गया, एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो। आपको में से कोई अगर टेक्स्ट बुक से किसी चीज से कंटेस्ट करना चाहता है तो मेरा वीडियो आप रिकॉर्ड करके वहां भेज दीजिए कि संजय सर ऐसा बोल रहे हैं। वो शायद मुझे ध्यान भी नहीं देंगे, भाई मैं इतना छोटा टीचर हूं, मुझ पर ध्यान भी नहीं देंगे वो। लेकिन अगर कभी मन करे किसी का तो आ जाए और एक बार बार डिस्कशन कर ही लेते हैं बैठ के, ठीक है। यहां पे ये आंसर आया, ठीक है। यहां पे भाई थर्ड क्वेश्चन जो है ये अनरियल है, ये अनरियल सिचुएशन है, तो इस केस में तो पक्का जो है बिलोंग्स जो है बिलोंग में चला जाएगा, और ये पास्ट इंडेफिनिट नहीं है, ये पास्ट सब्जेक्टिव का यूज किया गया है यहां पर ना। द पॉलिटिकल कैंडिडेट टॉक्ड एज इफ शी हैज, यहां पे तो देखिए टेंस की ही प्रॉब्लम हो गई है, टेंस की ही प्रॉब्लम हो गई है, इसलिए टेंस चेंज करना पड़ेगा, और यहां पर हमें हैड ऑलरेडी हैज के प्लेस पर हैड करना पड़ेगा, ठीक है। क्या होता था अगर सही प्रेजेंट में होता तो क्या करते सर, तो क्या करते भाई, एज इफ शी हैड ऑलरेडी बीन से रहते, क्योंकि ऑलरेडी लिखा हुआ है, ऑलरेडी लिखा हुआ है तो हैड ऑलरेडी बीन लगाना ही पड़ता। तो हर अब आप एक क्वेश्चन को एक एक क्वेश्चन करके देखते चलते हैं हम लोग, फिर पे आते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3 की तरह बिल्कुल 3 है, बस यहाँ पे पहले से इसने बिलोंग कर दिया है, और दुनिया जो है किसी के बाप की नहीं हो सकती, दैट मीन्स पूरी दुनिया को कोई मालिक नहीं हो सकता, इग्नोर माय वर्ड्स, ठीक। तो ये सेंटेंस जो है एक्चुअली नो एरर है। तो अब आपको अपने संयम का प्रयोग करना पड़ेगा ये पता करने के लिए कि भाई देख के पता लगेगा कि मतलब मैं अमीर होता, मेरे पास ये मर्सिडीज कार होती, तो वो अब जो मर्सिडीज कार जिस पे होगी वो शो ऑफ नहीं करेगा। आप भी देखेंगे टीवी पे जो ऐड आता है वो आता है ऑल्टो का, जो ले रहे हैं ना महंगी गाड़ियां, उनका ऐड नहीं आता टीवी पे, क्योंकि वो लोग देख रहे हैं ना साउथ उसके सीरियल, उनमें नहीं आती है एड्स। जैसे ही आपने देखा एज इफ, तो आपने कहा अरे सर ये तो क्लॉज लेगा और ये लेगा पास्ट इन ट्वेल्व, लेकिन इस केस में आप देखिएगा ये सीजीएल का मेंस का पेपर है, मेंस का क्वेश्चन है, आई थिंक 2017 का क्वेश्चन है ये। तो यहां पर इसने ओमिशन ऑफ वर्ड्स को किया, तो आपका दिमाग तो क्योंकि एज इफ के सिंपल से रूल में फंसा हुआ है, आप यही फंस जाओगे कि यार एज इफ तो जो है पास्ट इन ट्वेल्व लेता है भाई, और एज इफ जो है पास्ट इन ट्वेल्व लेता है, तो यार इसमें तो पास्ट इन ट्वेल्व क्या, यहां तो कोई वर्ब ही नहीं है, ये तो मेन क्लॉज है ना, ये तो डिपेंडेंट क्लॉज, अगर बनाता भी तो डिपेंडेंट क्लॉज बनाता, ठीक है। तो हमने जो है मेन क्लॉज जो है ये लिया हुआ, और यहां पे जो द इन्फ्यूटेड बर्ड, गुस्सा हुई जो चिड़िया थी, सडनली डबल बैक ऑन इट्स कोर्स एंड चार्ज स्ट्रेट आफ्टर मी। चार्ज का मतलब यहां पे पैसे लेना नहीं है, हमला कर देना है, तो यहां पर आफ्टर की जगह एट आएगा, किसी पर हमला करना, एट कर देना। तो एरर यहां पर इस वाले पार्ट में है, तो मैंने प्रूव किया आपको कि यहां पर एज इफ के साथ जो है, और ये ऐसा नहीं है कि एसएससी में लिखा हुआ, क्योंकि बैंक में लिखा हुआ है, बैंक के क्वेश्चन दिखा दूंगा मैं आपको भी, ठीक है। ये नॉर्मल फिनोमिनन है, वो कुछ लोगों ने इसका एक थोड़ा सा पार्ट आपको पढ़ा दिया, और वैसे क्वेश्चन आया करते थे तो वो चल गए, चल अभी भी रहे हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स को समझ में अभी भी नहीं आ रहा है कि मतलब रियलिटी हमें पढ़नी चाहिए या हमें वो पढ़ना चाहिए जो हमें अच्छा लगे। आपको वो नहीं पढ़ना चाहिए जो आपको अच्छा लगे, आपको वो पढ़ना चाहिए जो आपके लिए नेसेसरी है। आइएगा, आई वॉज सरप्राइज व्हेन द हॉस्टेस मतलब महिला मेजबान स्माइल एज इफ शी सॉ मी बिफोर। ये क्वेश्चन है, अब एज इफ के बाद जो आप कहेंगे सर ये तो वर्ब जो है सर सॉ आई हुई है, पास्ट इन प्लूरल है सर ये, लेकिन यहां पर एक सेंटेंस की प्रॉब्लम है। ये वाला जो पार्ट है ये तो टेंस कंसिस्टेंसी में पार्टिसिपेट करेगा, जब एज इफ द अर्थ बिलोंग टू हिम, और वो हमने लगाया पास्ट सब्जेक्टिव, तो वहां पर टेंस कंसिस्टेंसी को कंसीडर नहीं किया जाता, टेंस में जो सेम टेंस रखते हैं उसको कंसीडर नहीं करते। तो यहां पे क्योंकि अभी बिफोर लिखा हुआ है, और बिफोर वाला पार्ट जो है आई हैव सीन यू बिफोर,
अगर बिफोर के आगे, आप लोगों ने टेंस में पढ़ा हुआ है, बिफोर के आगे लिखा हुआ है पास्ट इंडेफिनिट, तो मेन क्लॉज आता है पास्ट परफेक्ट में। अगर कुछ ना लिखा हो तो मेन क्लॉज किस में आता है? प्रेजेंट परफेक्ट में आता है। आई हैव सीन दिस मूवी बिफोर, ठीक है। तो यहां पे बिफोर है तो बिफोर की वजह से परफेक्ट फॉर्म, प्रेजेंट परफेक्ट फॉर्म आएगी। लेकिन क्योंकि सेंटेंस जो है पास्ट में दिया गया है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट ना होकर क्या हो जाएगा? पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। तो यहां पे 100 के प्लेस पर जो हैव सीन किया है उसका करने का रीजन बिफोर है, ना कि एज इफ, ठीक है। बिफोर इज यूज इन परफेक्ट टेंस। बिफोर अगर आगे पीछे पास्ट नहीं दिया गया है तो बिफोर के आगे अगर क्लॉज नहीं लिखा हुआ है तो हम यूज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट का, ठीक है। सिंस मैरी वॉन द इलेक्शन, अब ये सिंस जो है शी हैज बीन बिहेविंग, सिंस का मतलब बिकॉज नहीं है, जब से उसने इलेक्शन जीता है। शी हैज बीन बिहेविंग एज इफ शी वाज अ क्वीन। अब ये अनरियल सिचुएशन है, ये सिचुएशन यहां पे मैं चौंक गया जब जो महिला मेजबान है मुझे देख के मुस्कुराई, मानो उसने मुझे पहले देखा था। तो ऐसे चांसेस है कि उसने पहले देखा हो, ऐसा तो नहीं बोला रानी थी, दुनिया की सबसे अमीर व्यक्ति थी। तो ये रियल सिचुएशन थी, ये वाला सिचुएशन रियल सिचुएशन है आपका, रियल सिचुएशन। लेकिन वो रानी है, वो ये अनरियल सिचुएशन है। तो इस केस में तो दिल्ली में हम जाएंगे और वॉच को वर्क करेंगे। राजा होना, रानी होना, सबसे अमीर आदमी होना, दुनिया का मालिक होना, ये अनरियल सिचुएशन में जाएंगे। इसके बारे में कोई भी सेकंड थॉट आपको नहीं लगाना। लेकिन हम क्वेश्चन जो देख रहे हैं वहां पर रियल सिचुएशंस भी आ रही हैं। नेक्स्ट, इट स्लोली स्कैन द सीन एज इफ इट वाज लुकिंग एट अ प्रे। इसने चुपचाप जो है इलाके को स्कैन किया, चिड़िया के लिए आया है, चिड़िया के लिए कोई चिड़िया है, एज इफ मानो कि ये किसी शिकार को ढूंढ रही है। तो चिड़िया को जब आप देखोगे ऐसे ऐसे कर रही है, ऐसे ऐसे कर रही है, तो शिकार को ढूंढ रही होगी, ठीक है ना। अब यहां पे जो इसका आंसर दिया गया है एक्चुअली सी दिया गया है, एंड ये रियल सिचुएशन में जा सकता था, एज इफ इट वर लुकिंग, ये है। लेकिन अब ये है कि मतलब पेपर सेटर्स ने क्वेश्चन बनाए हैं, उनको किसी ने कंटेस्ट किया नहीं है, तो वो एक पार्ट आता है। मैं भी यहाँ पे थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील करूंगा क्योंकि वो आंसर दे दिए गए हैं बस। लेकिन ये एक रियल सिचुएशन में जा सकता है। उसने ऐसे चिड़िया जब देखेगी तो पता, समुद्र को देख के पता लग जाएगा कि भाई तूफान आया हुआ है, चिड़िया ऐसे देखेगी तो पता लग जाएगा कि ये स्कैन कर रही है, ठीक है। तो एज इफ इट वर लुकिंग एट अ प्रे, थोड़ा सा एडजस्ट करिए जरा मेरे साथ, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल का है, लिखना पड़ता है क्योंकि ऑथेंटिक करने के लिए। हमने यहां पे मैंने क्या कहा, ये सही हो सकता था, मेरा कहना यह है सही हो सकता था। और इसको सही प्रूव करने के लिए मैं आपको ये सेंटेंस दिखाता हूं। समटाइम्स इट अपीयर्स एज इफ दे आर डेलिबरेटली लिमिटिंग देयर चांसेस ऑफ सर्वाइवल। तो जैसे ही आप एज इफ देखेंगे तो आप क्या कहेंगे, अरे सर ये तो एज इफ आ गया। अभी हम क्वेश्चन नंबर 9 करके आए हैं सर, 9 करके आए हैं सर हम, ठीक है ना। लेकिन जो इसका आंसर है वो ये है कि जो कंजंक्शन और है ये एक एडजेक्टिव है और ये एक नाउन है। कंजंक्शन जो है एडजेक्टिव और नाउन को कनेक्ट नहीं करता, तो इसके पार्ट सी में जाएंगे और कस्टमरी के प्लेस पर कस्टम का यूज करेंगे। तो जब हम यहाँ पे पार्ट सी में जाएंगे तो जैसा कि हम जानते भी हैं कि एज इफ जो है रियल सिचुएशन को दिखाता है, तो वो सही है, वो वाला पार्ट सही है। इसीलिए मेरा जो कहने का पर्पज है कि क्वेश्चन नंबर 9 में कोई एरर नहीं है, वो दी गई है एरर वो अलग बात है, क्योंकि कुछ तो भाई है कि जो लोचा चल रहा है, सब लोग जानना चाहते हैं, मैंने इस चीज को उठा लिया है, ठीक है। तो आपका ये वाला पार्ट देखिए सही है। पार्ट सी में एरर है क्वेश्चन नंबर 10 में। इट सीम्ड एज इफ एवरी मैन इन द कंट्री वॉज बैक देम। अब यहां पे जो पार्ट है, अगर आप चाहें भाई तो एज इफ ऐसा लगा था क्योंकि पास में दिखा रहा है, और वॉज जो बी फॉर्म है, इसके बाद जो वर्ब आई है यहाँ पे, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है वर्ब का आ सकता है, तो बी फॉर्म के साथ जो वर्ब जो है V1 में नहीं आती। तो यहां पर एरर ये है, इसका जो आंसर है वो बिहाइंड या आफ्टर है, वर्ब बैकिंग देम नहीं है। क्योंकि ऐसा लगता है कि दुनिया में हर व्यक्ति जो है भाई, हर व्यक्ति देश में जो है उनको सपोर्ट कर रहा है। लेट्स से कोई पार्टी है, कुछ क्रिकेटर्स हैं, कुछ बिजनेसमैन है, ऐसा लगता है कि देश में हर व्यक्ति उनका समर्थन कर रहा है, और ये रियल सिचुएशन हो सकता है। तो यहाँ पे इन्होंने वर्ब नहीं किया है, यहाँ पे बस वॉच के साथ बैक या बैक को हटा के, बैक नहीं, उनके पीछे है, दे आर बिहाइंड मी, आई एम बिहाइंड यू, आई एम आफ्टर यू,
ठीक है, मैं पीछे से चिंता मत करो, मत। या आप अगर चाहें तो वॉच बैकिंग देम, आप यहां लगा सकते थे, वर्ड लगाने की जरूरत नहीं है। तो जो क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा हूं कि सही सेंटेंस है वो यहां से भी प्रूव होता है, तो आप यहां पे लगा सकते हैं वॉच बैकिंग देम। और ये रियल सिचुएशन होने के चांसेस ज्यादा है, ये राजा रानी वाला केस नहीं है, ये राजा रानी वाला केस तो है नहीं। तो ये आंसर है, आप इसको क्वेश्चन को चेक कर सकते हैं, आप नेट पे जाइए, आप चेक करिए, आपके अपने जो फ्रेंड्स हैं कहीं और पढ़ रहे हैं उनसे बोलिए कि अपने सर से पूछ के बताओ भाई, अपने मैम से पूछ के बताओ, ठीक है। He wore his common man image so doggedly as if it were a uniform. He was proud. तो यहां पे भी आप कहेंगे सर सही है, बिल्कुल सही है। अब उसने अपनी कॉमन मैन की इमेज को, हमारे पास एक दिल्ली में मुख्यमंत्री है, वो मफलर लपेट लेता है, मफलर लपेट लेता है और चप्पल पहन के आ जाता है, ऐसा लगता है मैं तो आम आदमी हूं। मैं आपसे ये नहीं कहूंगा कि आप उस पार्टी को सपोर्ट करें, अपोज करें, वो आपका पॉलिटिकल व्यू है जिसके लिए आप इंडिपेंडेंट है, लेकिन वो इतना धोखा देता है इससे ये, और अपना बड़ा फायदा लेता है। मेरे हिसाब से ऐसा लगता है, आप मुझसे एग्री कर सकते हैं, डिसएग्री कर सकते हैं, वो हमारे पॉलिटिकल ओपिनियंस है, लेकिन यहां पर हमें ग्रामर को सीखना है। तो बस मैंने एग्जाम्पल दिया, एक एग्जाम्पल यहाँ पे कोट किया, और पता नहीं आप इस किसी टाइम पे देखेंगे, जिस टाइम में देखें क्या पता कोई वाकई में बहुत ही एफिशिएंट सीएम मिल जाए दिल्ली को, लेकिन वो इतना आम आदमी बन के आ जाता है, चप्पल बन के आ जाता है, खांसता रहता है कि आपको सबको लगता है कि वही है। तो एज इफ इट वर अ यूनिफॉर्म, तो उसने, अब ये यहाँ पे अनरियल सिचुएशन है, अनरियल सिचुएशन है, क्योंकि इसने बोला सो डॉज, डॉज करना क्या होता है, धोखा देना, ठीक है। अब आप एक काम कर सकते थे, सर यहां पे सो आ गया है तो सर हम दैट लगाएंगे, यहां पे इतना उससे किया कि अब यहां पे कोई इसका सो का जो है, सो दिखा रहा है एडवर्ब डिग्री, ये इसका इफेक्ट नहीं दिखा रहा है। इतने अगर ये आगे लिखा होता, उसने अपने कॉमन मैन की इमेज को इतना चालाकी से पहना, मतलब यूज किया, वोर का मतलब यहाँ पे कपड़ा पहनने से नहीं है, वियर से, वियर का मतलब ये होता है इमेज को बनाना अपनी, ठीक है, कि सभी लोग बेवकूफ बन गए तब दैट आता, तो सो के साथ दैट भी नहीं आ सकता वहां पे ना। प्रॉब्लम कहां पे है, यहाँ पे ये एक कॉम्प्लीमेंट है यूनिफॉर्म, और कॉम्प्लीमेंट से क्लॉज अटैच्ड है, एक क्लॉज अटैच्ड हो गया, कॉम्प्लीमेंट या सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट से कोई क्लॉज अटैच्ड होगा तो वो एक रिलेटिव क्लॉज अटैच्ड होगा, और रिलेटिव क्लॉज में रिलेटिव प्रोनाउन अगर ऑब्जेक्टिव केस में है तो हम उसे ओमिट भी कर सकते हैं। तो ये है यहां पे विच ही वॉज, नहीं है क्योंकि ओमिट तो हो सकता है। अब प्राउड के साथ हम जो एडजेक्टिव है हम लगाते हैं प्रीपोजिशन ऑफ का प्रयोग करते हैं, तो विच ही वॉज प्राउड ऑफ, ये सेंटेंस जो लिखा हुआ है ये लिखा हुआ है विच ही वॉज प्राउड ऑफ, तो ये जो ऑब्जेक्ट बना हुआ है, ये जो रिलेटिव है वो प्रेप का ऑब्जेक्ट है, और क्योंकि प्रीपोजिशन को अगर हम इसको प्रीपोजिशन को पहले लगा दें, ऑफ विच लगा दें, तब ये विच ओमिट नहीं होगा, ठीक है, और अगर बाद में लगा दें तो ये विच को हम ओमिट कर सकते हैं, लेकिन ये प्रीपोजिशन तो लगानी पड़ेगी आपको। तो पार्ट डी में जाएंगे, आप यहाँ पे ऑफ का यूज करेंगे, तो देखिए कैसे कैसे सेंटेंस बना हुआ है। तो यहाँ पे एज वाला केस जो है ये अनरियल सिचुएशन को दिखाता है, और यहाँ प्रॉब्लम जो है वो प्रेप की है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ये भी बैंक का क्वेश्चन है। सम पीपल एक्सपीरियंस लाइफ ओनली इफ, अब ओनली का मतलब क्या होता है कि केवल तभी, जो सिचुएशन को बहुत रेस्ट्रिक्टिव करता है, दे आर टोटली एट द मर्सी ऑफ देयर फीलिंग्स। ओवरऑल जो सेंस आ रहा है, कुछ लोग जीवन का अनुभव केवल तभी करते हैं जबकि वो दूसरों के फीलिंग्स पर, दूसरों की मर्सी, दूसरों की मतलब हिंदी में क्या बताऊं मैं आपको, टोटली एकदम मतलब दूसरों की भावनाओं पर आधारित है, भावनाओं पर निर्भर है। आई एम एट योर मर्सी, तुम्हारे ऊपर है, मुझे मारो या छोड़ो, ठीक है ना। सम पीपल एक्सपीरियंस, सम पीपल आपका सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, फाइनाइट वर्ब, तो फाइनाइट वर्ब तो ये है नहीं एक्सपीरियंसिंग, तो ये तो बन जाएगा आपका सेंटेंस फ्रैगमेंट, ठीक है ना। सम पीपल एक्सपीरियंस लाइफ एक जनरल सेंटेंस है, कुछ लोगों के लिए आया, सब लोगों के लिए नहीं आया, जनरल सेंस है, तो आपका टेंस के हिसाब से आप इसको हटा देंगे क्योंकि ये जनरल सेंस में आ रहा है सेंटेंस। तो अब व्हेन दे वर, और व्हेन जो है टाइम क्लॉज है, और व्हेन जो है टेंस कंसिस्टेंसी में पार्टिसिपेट करता है, इसके साथ कोई सब्जेक्टिव का कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर यहां प्रेजेंट है तो इधर पास्ट नहीं आएगा, इसको हटाने का रीजन क्या है, टेंस है, ठीक है।
क्योंकि एक जनरल सेंस आ रहा है तो हम पास्ट में जाएंगे नहीं, तो हम इसको भी हटा देंगे, इंग्लैंड को हटा देंगे। अब आपके पास जो बचा हुआ है, देखिए क्या बचा हुआ, एक्सपीरियंस लाइफ एज इफ दे आर, दे वर लिखा हुआ नहीं है, दे आर लिखा हुआ है। अगर जिस दिन मैं वीडियो बना रहा हूं उस दिन के पैटर्न से मैं अगर मैं क्वेश्चंस को डिस्कस करूं तो बैंक पीओ के पेपर में एरर्स बहुत कम होती है, सीजीएल या एसएससी के द्वारा कंडक्ट कराए जाने वाले एग्जाम्स में एरर बहुत ज्यादा होती है एरर, और सीडीएस एनडीए यूपीएससी जो कराता है उसमें तो ना के बराबर एरर्स होती है, मुश्किल हो जाता है ढूंढना, नहीं होती एरर्स, क्योंकि बहुत ही ऑथेंटिक सोर्सेज से वो क्वेश्चन बनाए जाते हैं। तो यहां पे भी आपके पास एज इफ दे आर आ गया, तो मतलब ये रियल सिचुएशन है। कुछ लोग जीवन का अनुभव ऐसे करते हैं मानो किसी दूसरे पर निर्भर है, मानो निर्भर है तो निर्भर है। तो ये जो दिखा रहा है आपको, क्या दिखा रहा है, रियल सिचुएशन दिखा रहा है। आंसर इसका ए है, आप इसका आंसर भी चेक कर सकते हैं, मैंने आपको पूरा इस क्वेश्चन को एनालाइज कराया। नेक्स्ट आंसर इज ए, ही कमांडेड मी एज इफ ही वॉज माई हस्बैंड। आप देखो, अब वो पति होना नहीं, ऐसे नहीं हो सकता कि आप पता नहीं कर पाओगे पति है मेरा, नहीं पति है मेरा। एक और पता कर सकती है, पति है मेरा नहीं पति है। एक मूवी आई थी कि हीरो जो है जब मूछे लगा लेता है शाहरुख खान, तो लड़की समझ नहीं पाती कि मेरा पति है, वो तो मूर्खता की हद है, हाई टाइप स्टूपिडिटी। वरना हर महिला को पता लग जाएगा कि पति है नहीं है। तो ये अनरियल सिचुएशन है, यहां पे आप वर्क का यूज करेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट एक और थोड़ा सा डिफिकल्ट ले लेते हैं, डिफिकल्ट क्वेश्चंस करने का अपना अलग ही इंटरेस्ट है। फाइनेंशियल प्लानिंग इज अबाउट मैनेजिंग योर मनी इन लाइन विद व्हाट इज बेस्ट फॉर यू। फाइनेंशियल प्लानिंग का मतलब होता है इसके बारे में कि आप अपने पैसे को उस तरीके से अरेंज करिए जो कि आपके लिए बेस्ट है। हेंस इसलिए इट मींस इन्वेस्टिंग, इसलिए इसका मतलब है, मींस अपने बात जान लेता है, सब में जान लिए हुए का मतलब होना, इट मींस इन्वेस्टिंग इन अ प्रोडक्ट, एक ऐसे प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करिए दैट जनरेट्स लोअर रिटर्न्स। ठीक है, फाइनेंशियल प्लानिंग का मतलब क्या है कि अपने पैसे को इस तरीके से अरेंज करिए जो कि आपके लिए सबसे अच्छा है। तो मान लीजिए कि अगर मैं आज म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहा हूं, आज मुझे लगता है कि 15 साल में इसकी जो वैल्यू है ये हो जाएगी, तो आज शायद इसके लो रिटर्न्स है, लेकिन मुझे जो मेरा गोल है 15 साल बाद पैसा चाहिए, मुझे अभी 2 साल में पैसा नहीं चाहिए, तो मैं वेट कर सकता हूं, मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूं। तो ये क्वेश्चन बोल रहा है ये ऐसे प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करिए दैट जनरेट्स लोअर रिटर्न्स बट व्हिच इज इन लाइन विद योर रिक्वायर्ड एसेट एलोकेशन एंड रिस्क एपेटाइट। जो कि आपके भाई रिक्वायर्ड एसेट है, आप किस में चाहते हैं, किस सेक्टर में चाहते हैं इन्वेस्ट करना, और रिस्क एपेटाइट भूख का मतलब लिटरल से नहीं है, आप कितना खतरा उठाने की क्षमता रखते हैं, क्योंकि मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूं। नाउ ये तो हो गया इसका अर्थ। अब आता है इवन इफ, एज इफ, ऑल्दो। इवन इफ का मतलब चाहे ये हो, आप तो भैया फाइनेंशियल प्लानिंग का मतलब होता है अपने पैसे को हिसाब से करो जो आपके लिए बढ़िया है। चाहे इसका मतलब ये है कि ऐसे में इन्वेस्ट कर लो, तो सेंस के एज इफ का मतलब मानो, ऑल्दो का मतलब क्योंकि आगे बट भी लिखा हुआ है तो ऑल्दो तो आ नहीं सकता, ये खत्म हो गया। अब इवन इफ और एज इफ तो पढ़ा हुआ है, इवन इफ पढ़ा, एज इफ पढ़ रहे हैं, इफ ऑनली पढ़ रहे हैं, हम सब पढ़ रहे हैं। तो इवन का मतलब चाहे इसका मतलब ये हो कि आप ऐसे में इन्वेस्ट कर दो जो रिटर्न्स लोअर रिटर्न्स है, लेकिन आपकी रिक्वायर्ड जो एसेट एलोकेशन है और रिस्क खतरा उठाने की क्षमता है उसके अनुसार है। इज इन लाइन विद, इज एक्चुअली अकॉर्डिंग टू, इन लाइन विद, इज अकॉर्डिंग टू मतलब के अनुसार, एज पर सॉरी अकॉर्डिंग टू नहीं, एज पर जो आपके अनुसार भैया क्या है, इन लाइन विद। तो यहां पर जो आंसर हमने लगाया आगे लगाया। तो इस क्वेश्चन को कराने का पर्पज क्या है सर, कि यहां पे अगर मान लो स्थिति सही रही होती तो एज इफ के बाद यहां पर प्रेजेंट में आया, रियल सिचुएशन है यहां, लेकिन आंसर इसका कॉन्टेक्चुअली हमारा फर्स्ट आया है, तो आंसर हमने केवल ए मार्क किया है। लेकिन एज इफ जो है प्रेजेंट का रियल सिचुएशन दिखाने पर रियल टेंस का यूज करता है, मतलब टेंस कंसिस्टेंसी में पार्टिसिपेट करेगा। यहां पर मैंने जो आंसर लगाया है ही बिहेव्स लाइक कावर्ड। अब कावर्ड तो एक्चुअली एक नाउन है, तो यहां पर आपको लगाना चाहिए लाइक अ कावर्ड। कावर्डली एक एडवर्ब है और ये बिहेव कर रहा है, व्यवहार कर रहा है, एक्शन वर्ब है, तो आपको यहाँ पे एडवर्ब चाहिए। तो आप अगर चाहो तो ये लगाओ और चाहे ये लगाओ, और ये पता लग जाएगा कि भाई मानो के वह कावर्ड है। तो एक तो यहाँ पे वर्ब का प्रॉब्लम है ही है, जो कन्वेंशनल ग्रामर है हमारा वो तो कहता ही है, लेकिन वह व्यवहार ऐसे करता है मानो के कायर हो।
तो अब मानो नहीं है, वो कायर की तरह व्यवहार करता है, मानने वाला यहाँ कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं है, दोनों सही है। छोटा एक्सप्रेशन क्योंकि जो है आगरा है, लेकिन ये एडवर्ब नहीं है, ये एक एडजेक्टिव है। हमें चाहिए क्या यहाँ पे, हमें चाहिए यहाँ पर एडवर्ब चाहिए। अब प्रीपोजिशन फ्रेज जो है वो हमारा एडजेक्टिव एडवर्ब की तरह फंक्शन करता है। ये आपको पढ़ाया, कावर्ड एक नाउन है, कावर्डली एडजेक्टिव है, इन अ कावर्डली मैनर एक एडवर्ब की तरह फंक्शन कर सकता है क्योंकि ये एक प्रीपोजिशन फ्रेज है और यहां पे हमें एडवर्ब चाहिए, तो इसलिए चल जाएगा। ये काउंसलर है, कोई काउंसलर है और अब वो आपको पता लग जाएगा कि ये चीफ मिनिस्टर नहीं है, तो ये अनरियल सिचुएशन है। यहां पे आप आंसर बी फॉर बॉम्बे को मार्क करिए। तो अब वो सीएम है, वो रानी है, वो दुनिया उसकी है, तो उस वाले केस में तो ये अनरियल ही होते हैं। लेकिन कई केसेस जहां पे मैंने डिस्कस किए वो रियल केसेस थे और वहां पे हम रियल टेंस का यूज करते हैं। एक क्वेश्चन जो आपके नोट्स में शायद ना ये भी है, सॉरी एक ये भी है, ही बिहेव्स एज इफ ही इज द सुप्रीम लीडर। अब वो रवि है, अब देख लो भाई बीजेपी का प्रेसिडेंट है नहीं है, लेकिन बिहेव तो ऐसे कर रहा है कि बीजेपी का प्रेसिडेंट है। अनरियल सिचुएशन है, अनरियल सिचुएशन है, तो फिर इस केस में हम बी पे आंसर मार्क करेंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और एज का मतलब यहां पे क्या हो जाएगा, बिकॉज वह व्यवहार करता है क्योंकि वह सुप्रीम लीडर है, तो ऐसा लिखता है ही बिहेव्स रूडली, ही बिहेव्स पोलाइटली, ही बिहेव्स इन अ फ्रेंडली मैनर, क्योंकि वह सुप्रीम लीडर है, तब वो सेंस बनता। तो वो ऐसा कुछ लिखा नहीं है, तो यहां पे तो एक अनरियल सिचुएशन है ये, ठीक है। नाउ ये जो क्वेश्चन है एक्चुअली टेंस के नोट्स में से लिया है, जो आपका टेंस 2 का जो पीडीएफ दिया हुआ उसमें क्वेश्चन है इंप्रूवमेंट में, शी ऑलवेज बिहेव्स एज इफ शी हैज नॉट। अगर हैज के साथ आपने नॉट लगाया तो आपको यहां पे V3 लगाना पड़ेगा। अगर आपने हैज के साथ नो लगाया तो आप नाउन लगा सकते हैं, जैसे शी हैज नो मनी, शी हैज नॉट अर्न मनी, शी हैज नॉट अर्नड, EARNED, तो यहां V3 लगेगा। और यहां पे जो ये वर्ड आया है ये नाउन की तरह आया है और ये क्या लगाना चाहिए था, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना चाहिए था, जो कि है नहीं, तो और नो इंप्रूवमेंट का ऑप्शन भी नहीं है, तो वो हटेगा। अब एज इफ और एज दो, नाउ ये देखते हैं, वह ऐसे बिहेव करती है जैसे उसे मेरी भावनाओं के बारे में कोई कदर ही नहीं है। कोई भाई गर्लफ्रेंड है जो अपने बॉयफ्रेंड को वैल्यू नहीं कर रही है, तो हो सकता है ना कर रही हो, रियल केस है, रियल केस है। और रियल केस है तो हम एज दो के साथ फ्यूचर नहीं जाएंगे, रियल केस में तो रियल टेंस आता है, इसलिए अब हम आंसर मार्क करेंगे बी फॉर बॉम्बे। तो अब इन क्वेश्चन को करने के बाद आपको आइडिया लग गया होगा कि संजय सर हमको कहां पे लेके गए थे और संजय सर ने हमको कहां कहां पे घुमाया। तो यात्रा तो लंबी है और इस यात्रा को आपको एंजॉय करना चाहिए, ठीक है ना। तो अब जरा हम इसको एक बार फिर से देख लेते हैं एज इफ एज दो को, और रियल टेंस है। मैंने आपको ऑलमोस्ट 18 और 19 क्वेश्चन आपको यहाँ डिस्कस कराए और इस कॉन्सेप्ट को आपको दिखाया कि एज इफ और एज दो का कॉन्सेप्ट अगर आपने पहले कहीं पढ़ा है तो वो शायद कम गलत, मैं नहीं कह रहा वो गलत है, वो बिल्कुल गलत नहीं है, लेकिन वो इनकम्प्लीट है, वो एब्सोल्यूट नहीं है, वो फाइनल नहीं है। फाइनल तो मैं ये भी नहीं कह सकता कि मैंने कर दिया फाइनल, लेकिन ये उससे बेटर है, उससे ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव है। मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा कि मतलब इसमें बिल्कुल मैंने फुल स्टॉप लगा दिया है, क्योंकि कोई भी दुनिया में परफेक्ट नहीं है और परफेक्शन को मतलब प्राप्त करना तो मान लीजिए गॉड के बस में नहीं है, तो आई एम एन ऑर्डिनरी मॉर्टल, मैं क्या करूंगा ऐसे, ठीक है। तो इन चीजों को जानिएगा। और पास्ट सब्जेक्टिव है, पास्ट परफेक्ट सब्जेक्टिव है, अभी भी इनका केस जो है खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि अब हमें चलना है वुड रादर और वुड सूनर पे। सर ये तो आपने पढ़ा दिया, सर मत पढ़ाइए सर, हम थक जाएंगे। बिल्कुल थक जाइए, थक रहे हैं तो पीछे हट जाइए, कोई और आएगा सेलेक्ट होगा जो थक नहीं रहा है। One who doesn't get tired reaches the top. One who gets tired remains at the bottom. तो वुड रादर वुड सूनर में सर क्या इशू है? सर हम जानते हैं, इसको आपने पढ़ाया था नॉन फाइनल वर्ब में कि इनके बाद बेयर इन्फिनिटिव आता है। यस, बेयर इन्फिनिटिव आता है और ये चीज आप भी जानते हैं, लेकिन और 2-3 एस्पेक्ट्स और जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में लूंगा इस पार्ट को, इसमें यहां नहीं ले रहा हूं मैं। या चलो इसी में कर लेते हैं, आज इसी वीडियो में इसे खत्म करते हैं। लेट इट बी अ लेंदी वीडियो। वुड रादर वुड सूनर, अब इन दोनों में जो हम ज्यादा यूज करते हैं वो हम करते हैं वुड रादर का, वुड सूनर का हम ज्यादा यूज नहीं करते। और
इसके मीनिंग को, इन दोनों के मीनिंग को या तो हम वुड प्रेफर टू से या प्रेफर से रिप्लेस कर सकते हैं। वुड प्रेफर टू या वुड प्रेफर या केवल प्रेफर से रिप्लेस कर सकते हैं। अब प्रेफर जो है अपने बाद अगर वर्बल नाउन लेती है तो ये टू इन्फिनेटिव या जर्न का प्रयोग कर सकती है। आपको मालूम है लव, लाइक, हेट, प्रेफर, ये 4 वर्ब्स हैं जो अपने बाद टू इन्फिनेटिव या जर्न का प्रयोग कर सकते हैं अगर इनके साथ वर्बल नाउन लगाया जाए और इनके मीनिंग में चेंज नहीं होता। आप इनके साथ नॉर्मल नाउन लगा सकते हैं, आई प्रेफर क्रिकेट, लेकिन आप कह सकते हैं आई प्रेफर टू प्ले क्रिकेट, टू इन्फिनेटिव, आई प्रेफर प्लेइंग क्रिकेट। तो इस वाले प्रेफर के साथ हम लोग टू इन्फिनेटिव और जर्न का प्रयोग कर सकते हैं, जबकि वुड प्रेफर टू के साथ में हम लोग जर्न का प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि ये मॉडल है। ये मॉडल की तरह यूज होगा वुड प्रेफर टू, ये भी तो मॉडल ही है। ये प्रेफर क्या है, ये मेन वर्ब है। ये वुड प्रेफर टू क्या है, ये मॉडल है जिसको हमने अपने मॉडल के टॉपिक में नहीं लिया, क्योंकि भैया वहां पे ज्यादा करेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, तो हल्के हल्के आता है। और मॉडल क्या लेता है अपने बाद, मॉडल अपने बाद क्या लेता है, बेयर इन्फिनेटिव लेता है। तो यहां पर V1 का ही प्रयोग होगा। यहां पर जो हम यूज करने जा रहे हैं वो V1 का होगा, और ये टू जो है वुड प्रेफर टू का पार्ट है। तो और ये जो V1 आ रहा है यहाँ पे, जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं V1, ये बेयर इन्फिनेटिव होगा। तो पहले तो इस इंफॉर्मेशन को सिंक इन करने दीजिए कि ओह अच्छा, कहानी सर यहाँ पे ये है कि वुड रादर और वुड सूनर में सर ज्यादा यूज तो होता है वुड रादर, और इसी मीनिंग को रिटेन करते हुए या तो हम यूज कर सकते हैं वुड प्रेफर टू, या तो हम इसे यूज करें, या हम यूज कर सकते हैं केवल प्रेफर को। अब दोनों में प्रॉब्लम यह है कि सर वुड प्रेफर टू क्या है, मॉडल है, हाँ आपको समझ लिया। और प्रेफर क्या है, प्रेफर केवल एक मेन वर्ब है, और क्योंकि ये मेन वर्ब है इसलिए टू इन्फिनेटिव या जर्न बगैर मीनिंग चेंज किए का यूज कर सकती है। ये नॉर्मल नाउन का भी यूज कर सकती है। आई प्रेफर क्रिकेट, आई प्रेफर क्रिकेट टू हॉकी, ठीक है। और वुड प्रेफर टू जो है ये मॉडल है, और मॉडल अपने बाद क्या लेती है, V1 लेती है, ठीक है। नाउ अब जो कहानी शुरू होती है वो थोड़ी इंटरेस्टिंग है, तो मैं आपको 2-3 चीजें आपको यहां पे समझा दूं। आप ये वीडियो पॉज करिए और आप जाइए, और नॉन फाइनाइट वर्ब में या एडजेक्टिव के टॉपिक में हमने प्रेफर का जो यूज किया, प्रेफर के साथ हमने टू लगाया, प्रेफर के साथ हमने रादर देन भी लगाया हुआ है। तो उस कॉन्सेप्ट को जरा सीखिए, और मुझे फिर से स्टैचू बना के चले जाइए आप यहाँ पे, लेकिन मैं इस कॉन्सेप्ट को इसी वीडियो में कवर कर रहा हूं, ठीक है। एंड एक बार मैं फिर से समराइज कर देता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वुड रादर, वुड सूनर और वुड प्रेफर टू क्या है, मॉडल है, और प्रेफर क्या है, मेन वर्ब है, और मेन वर्ब होने की वजह से ये टू इन्फिनेटिव और जर्न दोनों का प्रयोग कर सकते हैं। और इन चीजों को जाके चेक करिएगा अपने नोट्स में, जो आपके जो फ्रेंड्स पढ़ रहे हैं, क्या वो इस कॉन्सेप्ट को सीखते हैं, क्या ये कॉन्सेप्ट हमारे लिए जरूरी है। देखते हैं सब चीजें, ये तो समय बताएगा क्या जरूरी था क्या नहीं था, लेकिन समय जो है सबका हिसाब किताब रखेगा, किसने क्या पढ़ा था, किसने क्या नहीं पढ़ा था। तो मैं ये तो इसी मार्केटिंग का पार्ट था यार, इसको थोड़ा इग्नोर कर देना। आप इस पे आ जाओ जो आपका, जिससे पेट भरेगा, और ये पेट इससे भरेगा। ये जो है मेन वर्ब है, और ये तीन जो भाई हैं ये क्या है, मॉडल है, ठीक है। एक प्रॉब्लम। दूसरा प्रॉब्लम ये, वुड रादर, वुड सूनर को हम रिप्लेस कर सकते हैं वुड प्रेफर टू से या प्रेफर से कर सकते हैं। तो इन दोनों में जो अंतर है वो यही है, वुड प्रेफर टू एक मॉडल है और प्रेफर जो है एक मेन वर्ब है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। नाउ अब जो आगे है, आई वुड रादर ड्राइव, हमने यहाँ पे मतलब मुझे पसंद आएगा, और वुड रादर जो है प्रेफर से भी रिप्लेस हो सकता है और वुड प्रेफर टू से भी रिप्लेस हो सकता है। और जितने भी एग्जाम्पल्स मैंने लिए हैं वो वुड रादर के साथ लिए हैं, मैंने वुड सूनर के साथ नहीं लिए, क्योंकि ये थोड़ा यूज कम होता है। इसका कभी भी मतलब ये नहीं है कि इनकरेक्ट है, बस ये यूज कम होता है, इसका ये मतलब है, ठीक है। नाउ आई वुड रादर ड्राइव, तो अगर मैं वुड रादर को यहाँ पे प्रेफर से रिप्लेस, और यहाँ पे एक थोड़ा सा कोऑर्डिनेशन नहीं बन पाया मेरा। यहाँ पे हमने केवल एक वर्ब लगाई है, और यहाँ पे हमने जो लगाई है 2 वर्ब लगा रखी है, और थोड़ा सा कलर वाला लेना पड़ेगा, वो है ड्राइव और गो। वुड रादर बेयर इन्फिनेटिव लेता है, और वुड रादर अगर एक से ज्यादा वर्ब है तो वुड रादर ड्राइव देन, आई वुड रादर ड्राइव देन गो बाय ट्रेन। और इसी सेंटेंस को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, आई वुड ड्राइव रादर देन गो बाय ट्रेन। तो पहले बिल्कुल वीडियो को रोक लीजिए,
और अगर वुड रादर के साथ हम प्रेफर के साथ क्या करेंगे वो बात की बात है। पहले वुड रादर के साथ हम क्या कर रहे हैं, अगर एक वर्ब है तो देखिए कैसे लिखा गया है, और एक से ज्यादा वर्ब है तो हम इसको दो तरीके से लिख रहे हैं। हम वुड रादर एक साथ भी लिख सकते हैं और वुड रादर को अलग भी लिख सकते हैं, और उस केस में रादर देन एक साथ आ जाएगा। ठीक है, पहले वुड रादर वाले पार्ट को देखिएगा जब ये दो वर्ब्स लेकर आ रहा है ना। अब हम ये तो क्लियर हो गया, वुड रादर के साथ आई वुड रादर ड्राइव, मुझे अच्छा लगेगा ड्राइव करना। यहां क्या बोल रहा है, ट्रेन से जाने की तुलना में आई वुड रादर ड्राइव, मतलब ट्रेन से जाने की तुलना में मुझे ड्राइव करना ज्यादा पसंद है। और ये पास्ट को नहीं दिखा रहा है, प्रेफरेंस को दिखा रहा है। अब हम इसको प्रेफर से लेते हैं, तो प्रेफर जो वर्ब आई वुड रादर को हमने प्रेफर से रिप्लेस कर दिया, तो प्रेफर जो है टू इंफिनिटिव भी ले सकता है और जर्न ले सकता है, और इन तीनों सेंटेंसेस का मीनिंग सेम है। बस एक डिफरेंस है, प्रेफर जो है टू इंफिनिटिव भी ले सकता है और जर्न भी ले सकता है, जबकि वुड रादर क्या लेगा, केवल बेयर इंफिनिटिव का यूज करेगा। हल्के हल्के सोखिए इन चीजों को। ठीक है ना, इस पे आते हैं। आप प्रेफर के साथ में अगर आपने दोनों तरफ लगाया हुआ है इंफिनिटिव लगाया हुआ है, तो हम केवल रादर देन का यूज करेंगे। और जो रूल मैंने नॉन फाइंड में पढ़ाया था वो ये था कि रादर देन से पहले अगर टू इंफिनिटिव है तो बाद में बेयर ही आएगा। अगर केवल देन है और देन से पहले टू इंफिनिटिव है, केवल देन, तो रूल कहता है कि बाद में हम टू इंफिनिटिव नहीं लगाते, बेयर लगाते हैं। लेकिन मैंने प्रैक्टिकल एग्जांपल्स आपको दिखाए जहां पे कि टू इंफिनिटिव लगा हुआ है। ठीक है, तो अगर आप प्रेफर के साथ जैन का यूज कर रहे हैं तो आप टू लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रेफर का जो अगर नाउन के साथ लगाया जाए, प्रेफर आई प्रेफर मिल्क टू कॉफी, तो कभी भी आप ये नहीं बोलेंगे आई प्रेफर मिल्क रादर देन कॉफी, तो वहां पे तो टू ही लगना है। लेकिन जब हम वर्बल नाउन की बात कर रहे हैं तो अगर जरन है तो आप टू भी लगा सकते हैं और रादर देन भी लगा सकते हैं। लेकिन अगर आपने टू इंफिनिटिव का यूज किया हुआ है तो केवल रादर देन आएगा, और रादर देन से पहले आएगा टू इंफिनिटिव, जो कि यहां पे टू ड्राइव है, और यहां पर आएगा बेयर इंफिनिटिव। ठीक है साहब, इतनी बात तो आपको समझ में आई गई होगी। ठीक है साहब, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। इन चीजों को अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है या समझने में डिफिकल्टी हो रही है तो राइट देम डाउन, लिखिए इनको, समझिए, और अब आगे बढ़ते हैं। क्योंकि मैं मान लेता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि आप तो वीडियो देख रहे हैं, वीडियो को पॉज कर सकते हैं। मैं ऐसे खड़ा रहूंगा आपका स्टैच्यू बन के। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, शी वुड रादर स्टे एट होम, और ये पास्ट को नहीं दिखा रहा है, प्रेजेंट को दिखा रहा है ये। ठीक है, एंड एक वर्ब है, यहाँ पे दो वर्ब्स है, शी वुड रादर स्टे एट होम देन गो आउट। यहाँ पे ड्राइव वाला केस था। ठीक है, उसको पसंद है घर पे रहना, एक ही वर्ब आई। यहाँ पे क्या है, बाहर जाने की तुलना में उसे घर पे रहना पसंद है। तो दो वर्ब्स आई, तो इसको अगर वुड रादर के साथ दो वर्ब्स आ रही हैं तो वुड रादर स्टे एट होम देन, या वुड स्टे एट होम रादर देन गो आउट, ऐसा भी लिख सकते हैं। तो एग्जाम्पल तो मैं आपको खुद दे रहा हूं। क्वेश्चन जब आएंगे तो क्वेश्चन तो हम तब कर पाएंगे ना जब हमारी नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग क्लियर होगी, और नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग क्लियर नहीं है भाई, तब तो कुछ नहीं हो सकता, तो नहीं आएगा ना। अब वुड रादर को हम क्या कर सकते हैं, प्रेफर से रिप्लेस कर सकते हैं। तो प्रेफर जो है अपने साथ टू इंफिनिटिव और जैन का प्रयोग कर सकता है। इन सेंटेंसेस को अगर हम प्रेफर से रिप्लेस करें तो प्रेफर के साथ हम जैन लगा सकते हैं, प्रेफर के साथ टू इंफिनिटिव लगा सकते हैं, और प्रेफर के साथ अगर टू इंफिनिटिव है तो रादर देन के बाद क्या आएगा, बेयर आएगा। जरन है तो आप रादर देन भी लगा सकते हो, जरन को कनेक्ट कर रहा है, या आप प्रीपोजिशन टू का भी प्रयोग कर सकते हो। ये तो बचपन में पढ़ लिया होगा कि प्रेफर के साथ जो है प्रीपोजिशन टू का प्रयोग करते हैं, लेकिन वो बचपन था। बचपन की पढ़ाई से अगर हमारा सिलेक्शन होता तो यार इतना डिफिकल्ट चीजों को पढ़ने की जरूरत ही क्या है, कोई जरूरत नहीं है इनको पढ़ने की, बिल्कुल जरूरत नहीं है आपको इन्हें पढ़ने की। ठीक ना, अभी तक हमने वुड रादर, वुड सूनर को हम यूज नहीं कर रहे हैं क्योंकि कम यूज होता है। अभी हमने वुड रादर को यूज किया है, रिप्लेस किया है प्रेफर के साथ। अब हम इसको रिप्लेस कर रहे हैं वुड प्रेफर टू के साथ में। तो पहले देख लीजिएगा, प्रेफर के साथ जब हमने इसको रिप्लेस किया है वुड रादर को, तो प्रेफर एक मेन वर्ब है, जबकि वुड रादर टू क्या है, मॉडल है। मॉडल क्या लेती है, बेयर इंफिनिटिव। इसके साथ देखिएगा कैसे सेक्शन बनते हैं, क्योंकि अभी हम क्लॉजेज की बात भी करने जा रहे हैं। अभी हम यहाँ पे, क्योंकि कन्वेंशन का टॉपिक है ये, तो हम क्लॉजेज की बात भी करेंगे। ये देखते हैं, वुड रादर वुड सूनर देन का मतलब जो होता है वो वुड प्रेफर टू होता है। ये ऐसा लॉन्गमैन डिक्शनरी ऑफ कंटेम्परेरी इंग्लिश बोलती है। क्योंकि यार एक चीज बहुत क्लियर है, मैंने एक आध दिन पहले बात बोली थी किसी क्लास में, ये कि जब मेरी मम्मा प्रेग्नेंट थी, मतलब मैं उनके वूम में था, तो मेरे पापा ने मेरी माँ को पूरी ग्रामर इंग्लिश की नहीं सिखाई।
तो एक्चुअली मैं क्योंकि मेरे पापा ने मेरी माँ को ग्रामर नहीं सिखाई, तो मैं माँ के गर्भ में जो है ग्रामर सीख नहीं पाया। तो जब मैंने जन्म लिया तो जो ग्रामर मैंने सीखा है ये मेरी एक्वायर्ड नॉलेज है। जो हेरिडिटी है वो मेरा गंजापन है, पापा गंजे है, मेरा बड़ा भाई गंजा है, सब गंजे, ये पापा से मिला है मुझे। लेकिन ग्रामर मैंने एक्वायर करी है, तो मुझे ऑथेंटिक सोर्सेज पे जाना पड़ता है, और क्योंकि तभी मैं आपको ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन दे पाऊंगा। और ये आपको लगता होगा एक चीज, एक मिनट में तो बता दिया इन्होंने, ना ना ना, इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम, अ ग्रेट डील ऑफ टाइम। तो पहले तो हम पकड़ लें कि भैया वुड रादर वुड सूनर जो है प्रेफर से भी रिप्लेस हो सकता है, जो कि मेन वर्ब है, और वुड रादर टू से भी रिप्लेस हो सकता है, जो कि एक मोडाइल है। और मोडाइल क्या करती है? मोडाइल बेयर इंफिनिटिव का यूज करती है। अगर आप दूर से देखोगे, इसको दूर से देखोगे तो आपको दिखाई पड़ेगा टू इंफिनिटिव है। तो आप इस वुड प्रेफर टू वाले पार्ट को जो है अपने मोडाइल के पार्ट में भी ले जा सकते हैं। आइएगा, अब आते हैं यहां पे। तो इस बार हम करने जा रहे हैं शी वुड रादर स्टे अलोन। अभी हमने इसको प्रेफर से किया था, और प्रेफर में आता था शी प्रेफर्स स्टेइंग अलोन या शी प्रेफर्स टू स्टे अलोन। अब हम इसको कर रहे हैं वुड प्रेफर टू से। तो यहां पे ये बेर आया हुआ है, ये आया ना। अब यहां पे दो वर्ब्स है, हमने वुड रादर के साथ लिया हुआ है, जो सेंटेंस हम प्रेफर से भी रिप्लेस कर चुके हैं। तो आई वुड रादर ड्राइव देन गो बाई ट्रेन को हम कैसे लिख सकते हैं? आई वुड ड्राइव रादर देन गो बाई ट्रेन। तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं सर। तो इसको वुड प्रेफर टू से कैसे लिखेंगे सर? वुड प्रेफर टू से हम ऐसे लिखेंगे, आई वुड प्रेफर टू ड्राइव रादर देन गो बाय बस। इस केस में आप इसको इसकी तरीके से अलग अलग नहीं लिख सकते। आप जैसे आपने वुड रादर को स्प्लिट कर दिया, ऐसा लिखा, तो आप ऐसा नहीं कर सकते आई वुड ड्राइव प्रेफर टू गो बाय बस। ऐसा कुछ नहीं हो पाएगा यहां पे। तो टेक अ टाइम एंड पॉज फॉर अ व्हाइल। कुछ समय के लिए रुक जाइए, और कुछ समय के लिए रुकेंगे तो आपका जो आउटपुट होने जा रहा है इस वीडियो का, तो शायद 1 घंटे से ज्यादा का होगा आज का वीडियो, लेकिन वर्थ होगा आज का टाइम ये। ठीक है, तो पहली बात तो पहले लौटते हैं। वुड रादर को हम प्रेफर से रिप्लेस कर सकते हैं, वुड प्रेफर टू से रिप्लेस कर सकते हैं। प्रेफर से कैसे रिप्लेस करते हैं मैंने दिखा दिया। अब मैं दिखा रहा हूं से वुड प्रेफर टू से कैसे रिप्लेस करते हैं। ऐसे करते हैं जबकि एक वर्ब है, और जब वुड रादर के साथ दो वर्ब्स आती हैं तो वुड रादर को साथ साथ लिख सकते हैं, देन अलग जा सकता है, और वुड रादर के बीच में पहला वाला जो वर्ब का कंपोनेंट है वो आ सकता है। मान लीजिए ड्राइव के साथ कोई एडवर्ब होती तो वो एडवर्ब नहीं चली जाती। आई वुड रादर ड्राइव अलोन देन गो बाई ट्रेन। तो अलोन जो है ड्राइव के साथ चला जाता, वो ऐसा नहीं होता आई वुड ड्राइव रादर देन अलोन, वो एडवर्ब यहीं चली जाती साथ में इसके। ठीक है ना। अब इसको लेते हैं प्रेफर। तो वुड रादर को हम अलग अलग लिख सकते हैं, और ये दो सेक्शन बनते हैं, लेकिन वुड प्रेफर टू को अलग अलग नहीं लिख सकते। तो ये तो ऐसा ही लेगा, और इसके साथ अब जो है यहां पर टू इन्फिनिटिव नहीं आएगा, रादर देन ही आएगा। तो बचपन का जो पहला प्यार है कि प्रेफर के साथ टू लगाते हैं, वो यहां एप्लीकेबल नहीं है। तो इस कॉन्सेप्ट तक पहुंचने के लिए आपको थोड़ा पेशेंस चाहिए होगा। ठीक है, नाउ शी वुड रादर डाई देन लिव इन द सिटी। शहर में रहने की तुलना में उसे मरना पसंद होगा, और वुड रादर तो हम स्प्लिट कर सकते हैं, शी वुड डाई रादर देन लिव इन द सिटी। लेकिन अगर इसे वुड प्रेफर टू से लिखें तो कैसे लिखेंगे? आप सोचिए, अपने आप सोचिए, और मैं तो दिखा दूंगा, मैं तो इसको पॉइंटर को हिट करूंगा, आ जाएगा, प्रेस करूंगा, आ जाएगा। तो शी वुड प्रेफर टू डाई रादर देन लिव इन द सिटी, ये आएगा इसका पार्ट। मुझे वीक लग गए, कई वीक्स लगे इस चीज को फाइनलाइज करने में। तब अभी आपके पास जो है इनर्जी आ चुका है। ठीक है, तो ये वाला पार्ट तो हमने सीख लिया कि वुड रादर को जो है वुड सूनर को हम प्रेफर से रिप्लेस कर सकते हैं, और वुड प्रेफर टू से कर सकते हैं। और वुड प्रेफर टू के जो स्ट्रक्चर है वो आप लिख लीजिएगा अपने पास। नाउ अभी जो है शी वुड रादर स्टे अलोन, आई वुड रादर ड्राइव, आई वुड प्रेफर, ये सब तो हो चुका, ये सब मैंने आपको दिखा दिया। और अगर इसी को हम लिखें वुड प्रेफर टू से, वुड प्रेफर वाले को इस बार हमने इसे प्रेफर से रिप्लेस नहीं किया, तो वुड प्रेफर टू स्टे अलोन। इसको करेंगे तो कैसे करेंगे? आई वुड प्रेफर टू ड्राइव रादर देन गो बाई ट्रेन। आप लोग तो समझ चुके हैं, तो मैं केवल पढ़ रहा हूं आपके लिए। और इसको कैसे करोगे? शी वुड प्रेफर टू डाई रादर देन लिव इन द सिटी। मतलब वो ये वाला स्ट्रक्चर जो है, ये वाला एक से ज्यादा वर्ब होने पर वो वुड के स्थान पे क्या लगाता है? वुड प्रेफर टू लगा लेता है। और यहां पे क्या आता है? बेयर आता है। यहां क्या आता है? बेयर इंफिनिटिव यहां भी आता है,
क्योंकि ये तो एक मॉडल है, इसको अलग अलग नहीं किया जा सकता। वुड रादर को, वुड सूनर को हम अलग अलग लिख सकते हैं, वुड सूनर का यूज ज्यादा नहीं किया जाता। ठीक है, तो ये जो पार्ट है आपके लिए बहुत डेंस है और मुझे लगता है कुछ स्टूडेंट्स को इससे बेनिफिट जरूर मिलेगा। मेजोरिटी वालों को तो ईच एवरी वाले रूल पढ़ने होते हैं और ईच एवरी वाला रूल कितना आज की डेट में एप्लीकेबल है वो उनको नहीं पता। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। टीचर भी जो है उसमें 1 घंटे का 1.5 घंटे का वीडियो बना देता है, ऑफकोर्स फायदा तो है। ठीक है, अब बस इसको जल्दी खत्म करें, 10 मिनट में खत्म हो जाएगा, ये ज्यादा टाइम लगेगा। सेम सब्जेक्ट और डिफरेंट सब्जेक्ट वाले केस में ये पार्ट देख लीजिएगा। ये अभी तक आज की डेट में जब ये वीडियो बना हुआ है तब तक तो किसी के पास ये है नहीं। अब कोई बना ले तो बात अलग है, क्योंकि प्लेजरिज्म इंडिया का तो हॉलमार्क है, दूसरों का माल चोरी कर लेना यहाँ पे तो है ही है। लेकिन वो ठीक है, नकल करने के लिए अकल चाहिए, अकल कर, और उसके लिए मैं आप बिल्कुल भी मतलब इसको अदरवाइज मत लीजिएगा कि सर पता नहीं क्या क्या बातें करने लगते हैं, क्योंकि अकेला बैठा हूं भाई पूरे रूम में और मेरी टीम में केवल मैं ही हूं, मैं ही बना रहा हूं वीडियो। ठीक है, सेम सब्जेक्ट नॉन फाइनल वर्ब, डिफरेंट सब्जेक्ट क्लॉजेज। और क्लॉज का मतलब क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस फाइनल वर्ब। और हम पढ़ क्या रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं कंजंक्शन। कंजंक्शन क्या लेते हैं? क्लॉज लेते हैं। डिपेंडेंट क्लॉज जो बनाते हैं तो क्लॉज लेते हैं। यहां पर एक लोचा हो जाता है और ये लोचा बड़ा क्रूशियल है। ये लोचा ये है, दिखाता हूं मैं आपको। वुड रादर वुड सुनने के बाद बेयर इंफिनिटिव आएगा और वुड रादर वुड सुनने के बाद जो हम कहते हैं नॉन फाइनाइट, वो परफेक्ट इंफिनिटिव भी आ सकता है। परफेक्ट इंफिनिटिव आपको मालूम होगा। और यहां पे जो बेयर इंफिनिटिव दिखाता है, जो बेयर इंफिनिटिव लगा होता है, वो प्रेजेंट या फ्यूचर प्रेफरेंस को दिखाता है, वर्तमान की फ्यूचर की। लेकिन जो परफेक्ट इंफिनिटिव होता है वो दिखाता है पास्ट की प्रेफरेंस को। ये एक पार्ट है जो आपको पढ़ना चाहिए। एक्चुअली मुझे इसे नॉन फाइनाइट नहीं ले लेना चाहिए था, लेकिन नॉन फाइनाइट में कई बच्चे कंप्लेन करते हैं, वीडियो बनाते थे, मैंने बना रहा था तो कर रहे थे कि सर बहुत लेंदी हो रहा था। मैंने कहा चल थोड़ा सा बाद में पढ़ाता हूं इनको, वो बाद में आ गया। अब डिफरेंट सब्जेक्ट के साथ आइएगा तो यहां पर जो वुड सुनर के साथ जो क्लॉज आएगा, यहां पर हम सब्जेक्टिव का यूज नहीं कर रहे हैं, इसमें सब्जेक्टिव का कोई रोल नहीं है। सब्जेक्टिव वाला खत्म हो गया आज इफेक्ट में। तो यहां पर हम पास्ट इंडेफिनिट का यूज करेंगे और हम यहां पर पास्ट परफेक्ट का भी यूज करते हैं। अब आपका वैसे पास्ट परफेक्ट का यूज तो जो सर आपने बताया था कि किसी काम से पहले होना चाहिए था, वो सब ठीक है, ये अलग कहानियां है। तो यहां पर जो सिंपल पास्ट आएगा वो प्रेजेंट फ्यूचर प्रेफरेंस को दिखाएगा और जो पास्ट परफेक्ट आएगा वो पास्ट प्रेफरेंस को दिखाएगा। तो इस पार्ट को थोड़ा सा जरा आप होल्ड कर लीजिए वीडियो को और समझिए। और डेफिनेटली ये वीडियो आपको 2 बार देखना पड़ेगा कम से कम, तब ये आपको समझ में आएगा थोड़ा बहुत कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। क्योंकि डिफिकल्ट एस्पेक्ट्स आर इनिशियली डेफिनेटली डिफिकल्टी होते हैं, इनिशियली तो डिफिकल्टी होंगे वो। ठीक है, तो आप इस पार्ट पे आइएगा। ठीक है, सेम सब्जेक्ट के साथ देख लेते हैं। आई वुड रादर प्ले चेस, बेयर इंफिनिटिव लगा हुआ है, एंड आई वुड रादर हैव प्लेड चेस। जैसे ही आपने ये सेंटेंस देखा आपके बाउंसर लगेगा, अरे वुड रादर तो बेयर इंफिनिटिव लेता है सर, ये प्रेजेंट परफेक्ट आ गया। ये प्रेजेंट परफेक्ट नहीं है, वुड रादर क्या लेता है? क्योंकि सब्जेक्ट तो सेम ही है ना, आई। ये तो बेयर इंफिनिटिव है, नॉन फाइनाइट है। ये क्या हो गया? हैव प्लेड। ये परफेक्ट इंफिनिटिव है, ये प्रेजेंट परफेक्ट नहीं है दोस्त। तो आई वुड रादर प्ले चेस का मतलब क्या होगा? आई वुड प्रेफर टू प्ले चेस लिख सकते हैं, एंड आई वुड रादर हैव प्लेड चेस को अगर हम, ये क्या दिखा रहा है? पास्ट की प्रेफरेंस है। मुझे अच्छा लगता है चेस खेलना, अच्छा लगता, और ये मुझे चेस खेलना अच्छा लगेगा, क्योंकि हम इसे प्रेफर से रिप्लेस कर सकते हैं। और प्रेफर से रिप्लेस करेंगे तो क्या आएगा? आई प्रेफर टू प्ले चेस। प्रेफर तो टू इंफिनिटिव जन्म लेता है, आई प्रेफर टू प्ले चेस या आई प्रेफर प्लेइंग चेस, ये इसको लेगा ये। ठीक है ना, आई वुड रादर हैव प्लेड चेस परफेक्ट इंफिनिटिव है, प्रेजेंट परफेक्ट नहीं है। नाउ अगर हम इसको वुड प्रेफर टू से लें तो कैसे लेंगे? आई वुड हैव प्रेफर्ड, हमने यहां पे वुड प्रेफर टू क्योंकि मॉडल है, और ये टू इंफिनिटिव में बेयर इंफिनिटिव में लेगा, ये खुद ही परफेक्ट में चला जाएगा। सर अब बहुत हो गया सर, हमें छोड़ दीजिए। मुझे मालूम है अगर मैं वीडियो कई बच्चे देखें तो इसको पसंद नहीं करेंगे, तो पागल टीचर है ये तो समय बताएगा पागल कौन था, मैं था या आप थे या कोई और था, ये तो समय बताएगा। लेकिन एक बार इन चीजों को देखिए जरूर, क्योंकि मेहनत बहुत लगती है इसे बनाने में। और अगर आप रेसिप्रोकेट नहीं करेंगे, और आप इसको, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप इस वीडियो से लोगों को चिढ़ाइए, मैं ये कह रहा हूं कि आप इस वीडियो से नॉलेजेबल बनिए। ठीक, आई वुड हैव प्रेफर्ड से बन जाएगा।
सर आई वुड प्रेफर टू होता है, पहली बार मॉडल हो जाएगा, मॉडल परफेक्ट फॉर्म में चला जा रहा है, ये ऐसे करता है। ठीक है, अब आपके पास आता है डिफरेंट सब्जेक्ट्स वाला पार्ट आ रहा है आपके पास, थोड़ा सा एनिमेशन में गड़बड़ है। आई वुड रादर यू प्लेड चेस, पहले से हमने परफेक्ट लगा रखा है, पास परफेक्ट लगा हुआ है, और यहां लगा हुआ है आई वुड रादर यू प्लेड चेस। तो इसका मतलब क्या होगा, और आई वुड रादर यू डिडंट स्मोक हियर, एंड इसका मतलब क्या होगा, आई वुड रादर यू हैडंट स्मोक हियर। ये हम क्या लगा रहे हैं, प्रेजेंट प्रेफरेंस या फ्यूचर प्रेफरेंस को दिखा रहे हैं, प्रेजेंट या फ्यूचर प्रेफरेंस को दिखा रहे हैं, लिखा हुआ छोटा सा, ठीक है, दिखा रहा है पास्ट प्रेफरेंस को दिखा रहा है। ठीक है, रवि वुड रादर नेहा रिटर्न हिज बुक, इसमें रवि वुड रादर हैड नेहा हैड रिटर्न हिज बुक, रवि वुड रादर नेहा डिडंट कॉल हिम, रवि वुड रादर नेहा हैडंट कॉल्ड हिम। तो आपके पास सेंटेंस आए, मैंने शायद इनकी हिंदी लिखी है, शायद मैं चेक कर लेता हूं एक बार, हिंदी नहीं लिखी है मैंने, ठीक है मैं समझाता हूं, एक बार चलते हैं फिर से। आई वुड रादर, मुझे अच्छा लगेगा तुम चेस खेलो, वर्तमान की बात कर रहा हूं, मुझे अच्छा लगता अगर तुमने चेस खेला होता, तुम अगर चेस खेलते मुझे अच्छा लगता यार, ये सेंस बोल रहा है। ठीक है, आई वुड रादर, मुझे अच्छा लगेगा कि तुम यहां पे स्मोक ना करो, प्रेजेंट की बात कर रहा है लेकिन पास्ट इंडेफिनिट में है, ये मुझे अच्छा लगता अगर तुमने यहां स्मोक ना किया होता, ना किया होता, सब्जेक्टिव वाला फील आने लगा हल्का हल्का, लेकिन तुमने किया ना, तो ये पास्ट की प्रेफरेंस है, मुझे अच्छा लगता कि तुमने अगर यहाँ पे स्मोक ना किया होता। आई रवि वुड रादर, रवि को अच्छा लगेगा, रवि चाहता है कि नेहा उसकी किताब वापस कर दे, रवि को अच्छा लगता है, रवि चाहता है, रवि को अच्छा लगेगा कि नेहा उसकी किताब वापस करे, अभी करी नहीं है, लेकिन यहाँ पे रवि वुड रादर नेहा है रिटर्न हिज बुक, रवि को अच्छा लगता अगर नेहा उसकी किताब वापस कर देती, की नहीं है अभी, की नहीं है। ठीक है, नाउ रवि को अच्छा लगेगा यार, रवि को अच्छा लगेगा नेहा उसे कॉल ना करे यार, मुझे कॉल मत कर भाई, लेकिन इस केस में नेहा ने कॉल कर दी, रवि को अच्छा लगता अगर नेहा कॉल ना करती, लेकिन नेहा ने कॉल कर दी। तो पहले तो इनके मीनिंग को हम समझ ले, फिर जो ग्रामर में करेक्शन का बनेगा वो तो छोड़िए, ये बताना कि एज इफ एज जो के छोटे है कैसे बनते हैं, ये बताना कि भाई के नाउन में जो है मीन्स जो आता है, मीन्स इस पे क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, ये बड़ा ही आसान पार्ट है, वो आसान पार्ट मैं नाउन में डील कर लूंगा। लेकिन अभी तो जो हमारा जो वर्क एट प्रेजेंट है उसको डील करा जाए पहले, तो एक ग्लिम्स है आपका कि पेपर सेटर कहां कहां जाएगा, और ये वीडियो कम से कम आपके 2 से 3 बार देखना पड़ेगा ये। अच्छा, इसका मतलब है कि मुझे अच्छा लगता कि तुमने चेस खेला होता, तुमने चेस खेला नहीं भाई। अब एक नॉर्मल स्टूडेंट जिसने केवल टेंस किया हुआ है वो क्या करेगा, अरे सर पास परफेक्ट आ गया, सर आपने कहा था कि पास परफेक्ट के लिए पास का इंडिकेटर चाहिए होता तब ये होता है, सर वो तो है नहीं, हम तो लगा देते हैं यू प्लेड चेस लगा लो, सही तो हो जाएगा, लेकिन उसका मीनिंग अलग होगा। यहां से खड़े होकर टेंस को देखिए, यहां से खड़े होकर नॉन फाइनल वर्ब को देखिए, यहां से खड़े होकर इन्वर्जन को देखिए, तो अब वो आसान लगेंगे क्योंकि थोड़ा डिफरेंट लग रहा है, सीधी सी बात है ये। ठीक है, आई वुड रादर यू प्लेड चेस, और ये प्रेजेंट की विषय, प्रेजेंट की प्रेफरेंस है हमारी, हम इसी को लिख सकते हैं आई वुड प्रेफर यू टू प्ले चेस, और ये किसकी प्रेफरेंस है, यही प्रेजेंट की क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट में आया हुआ है, तो आई वुड प्रेफर यू नॉट टू स्मोक हियर। रवि वुड रादर नेहा रिटर्न, कैसे करोगे, रवि वुड प्रेफर नेहा टू रिटर्न हिज बुक, एंड रवि वुड रादर नेहा डिडंट कॉल हिम, प्रेफर कैसे करोगे, नॉट टू कॉल हिम। तो सर ये क्या हुआ बेटा, ये हुआ कि वुड प्रेफर टू के साथ क्लॉज नहीं आता, वुड प्रेफर टू के साथ नॉन फाइनाइट ही आता है, लेकिन वुड रादर के साथ क्लॉज भी आता है। यहां पे भी कॉल कौन किसने, रवि वुड प्रेफर, नेहा ही कॉल नहीं करती ना, यहां पे भी नेहा ने कॉल नहीं किया, नेहा कॉल ना करे, तो शायद मैं ओवरडू कर रहा हूं इस पार्ट को, शायद मैं ओवरडू कर रहा हूं, लेकिन बिलीव मी ये नेसेसिटी है, ये नेसेसिटी है, एक्सट्रीम नेसेसिटी है। मैंने बहुत सोच विचार करने के बाद ये वीडियो आपके लिए बनाया, बहुत सोच विचार। अब ये तो वुड रादर को हमने जो है जो प्रेजेंट या पास्ट की, प्रेजेंट या फ्यूचर की प्रेफरेंस दिखा रहा है उससे वुड प्रेफर टू से देखा, और देखा कि वुड प्रेफर टू के साथ क्लॉज का प्रयोग नहीं होगा, लेकिन वुड रादर के साथ हम क्लॉज का प्रयोग कर सकते हैं प्रोवाइडेड सब्जेक्ट्स अलग अलग हो। ठीक है,
अब हम जो पास्ट प्रेफरेंस को दिखा रहे थे, इसको वुड प्रेफर टू से करेंगे तो कैसे करेंगे, आपको मालूम पड़ गया होगा कि वुड प्रेफर जो है वो परफेक्ट में चला जाएगा। तो वुड हैव रादर का यूज आप नहीं कर सकते, आप वुड हैव प्रेफर्ड का यूज कर सकते हैं, वुड हैव प्रेफर्ड टू, वुड हैव प्रेफर्ड। और यहां पे क्योंकि सब्जेक्ट डिफरेंट है तो वो सब्जेक्ट लिखना पड़ेगा, ठीक है, यहां पर ये लगा हुआ है। तो आप एक बार इनको देख लीजिए, मैं इनको एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि वैसे आप परेशान हो जाएंगे। तो आई वुड रादर यू हैड प्लेड चेस, मुझे अच्छा लगता अगर तुमने चेस खेला होता। तो इसको बोलने का तरीका ये भी है, आई वुड हैव प्रेफर्ड यू टू प्ले चेस। ये परफेक्ट इंफिनिटिव में नहीं जाएगा, ये परफेक्ट इंफिनिटिव में नहीं जाएगा, ये चला जाएगा परफेक्ट फॉर्म में। तो ये स्ट्रक्चर आज की डेट में अभी आपके पास अवेलेबल नहीं है। मुझे अच्छा लगता अगर तुमने यहां स्मोक धूम्रपान ना किया होता, आई वुड हैव प्रेफर्ड यू नॉट टू स्मोक हियर। रवि को अच्छा लगता कि नेहा उसकी किताब वापस कर देती कि नहीं, तो रवि वुड हैव प्रेफर्ड नेहा टू रिटर्न हिज बुक। रवि को अच्छा लगता कि नेहा उसे कॉल ना करती, रवि वुड हैव प्रेफर्ड नेहा नॉट टू कॉल हिम। कुछ लोग आप में से कहते हैं ये बिल्कुल एब्सर्ड है ना, हर नए व्यक्ति, कोई व्यक्ति जो नया चीज करता है उसे पागल ही कहा जाता है कि इसकी जरूरत क्या है। कई स्टूडेंट्स इसको पसंद भी नहीं करेंगे, जबकि ये एक प्लेथोरा ऑफ इंफॉर्मेशन आपके पास है, ठीक है। तो वुड रादर, वुड सूनर, वुड प्रेफर टू प्रेफर, इस वीडियो में डिस्कस किया हमने, ये वाला पार्ट डिस्कस किया यहाँ पे। तो ये समरी है, तो आप इसे वीडियो देखकर देख सकते हैं क्योंकि स्टार्टिंग में भी आई थी। और इसके बाद हम जाएंगे एज, व्हेन और व्हाइल पे। डेफिनेटली इस वीडियो में तो नहीं जाएंगे यार। एक्चुअली आपको एक होमवर्क दे रहा हूं मैं, जो होमवर्क जो है आपको किसी भी कॉन्सेप्ट को रिवाइज नहीं करना है। आप इस क्वेश्चन को, ये जो क्वेश्चन छोड़िएगा, ये जो क्वेश्चन दिखाई पड़ रहा है इसका आंसर देखिएगा, और इसका आंसर जो आपको लिखा दिखाई पड़ेगा वो ये दिखाई पड़ेगा कि एज के स्थान पर व्हेन का यूज करिए, ये इसका आंसर दिखाई पड़ेगा। लेकिन कोई भी एक स्पेसिफिक रीजन आपको नहीं दिया जाएगा कि भाई यहां पर एज, जबकि एज व्हेन का यूज कर सकता है, जैसा कि मैंने इस वीडियो से पिछले वीडियो में समझाया आपको कि एज व्हेन व्हाइल का सेंस देता है, एज बिकॉज का सेंस देता है, एज जो है ऑल्दो का सेंस देता है, एज सेम एज के साथ आता है, सच के साथ, सेम के साथ आता है, सच के साथ आता है, ये जैसा इन द सेम वे वाला सेंस देता है की तरह, जैसे। तो आपको बस एक काम करना है, क्योंकि अगले वीडियो में आएगा ये कि यहां पर एच की जगह आंसर व्हेन है, और मैं भी इसका आंसर नहीं लगाऊंगा, लेकिन मैं आपको लेजिटिमेट एक्सप्लेनेशन दूंगा इसका कि आखिर ऐसा हुआ क्यों था। ऐसे हवा में बातें करना मुझे पसंद नहीं है। लेट इट टेक सम टाइम, लेट इट बी नॉट लाइक्ड बाय मेनी स्टूडेंट्स, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स को तो मैं मतलब बिल्कुल संतुष्ट कर दूंगा, मेंटली बिल्कुल संतुष्ट होंगे वो, और जब एग्जाम देने जाएंगे तो उनके मन में कोई भी एम्बिग्युइटी नहीं होगी। तो इसका आंसर व्हेन है, और बस आप एक्सप्रेशन ढूंढिएगा इसका कि इसका एक्सप्रेशन आखिर यहाँ पे एच को हटा के व्हेन क्यों किया, जबकि एच का मतलब व्हेन और व्हाइल होता है, ठीक है। तो अब मैं आपके साथ एक काम कर सकता हूं जो मैं हमेशा करता हूं। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, हैप्पी लर्निंग। और इस वीडियो को थोड़ा सा कॉम्प्रिहेंड करिए, अगर इफ नीड भी इस वीडियो को 2 बार देखिए, एक बार अपने नोट्स को भी देखिए और फिर वीडियो को देखिए, और तब आपको कुछ हल्के हल्के समझ में आ जाएगा। बचपन में आपको नहीं लगता था कि आप जो है कॉम्प्लेक्स मल्टीप्लिकेशन कर पाएंगे, लेकिन आप क्योंकि आप नंबर सिस्टम में बहुत फैमिलियर होंगे, आप कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। तो वही कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन आपको इंग्लिश में भी करनी है, और वो कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन मैं आपसे करवा लूंगा। रेस्ट एश्योर्ड, मैं आपके लिए काम कर रहा हूं, आपको बस इन कॉन्सेप्ट को सीखना है और उसके बाद आपका काम चल जाएगा। और आपका काम क्या है, सिलेक्शन। मेरा काम क्या है, मेरी कोचिंग चलना। तो दोनों रोजी रोटी, दोनों की रोजी रोटी चलेगी, दोनों कमाएंगे खाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। फाइनली बाय बाय।